Assalamu alaikum dear students. Today I am going to interact AITS. It was paper your 6, test number 6. So बच्चों एक चीज़ मैं डेफिनेटली आपके साथ शेयर करूंगा कि लास्ट के जो दो प्रीवियस इंटरेक्शंस है वो आपके पास नहीं आई। रीज़न उसका सिंपल एंड स्ट्रेट है, दैट इज़ हेल्थ इश्यूज बहुत थे बेटा, बर्डन बहुत ज़्यादा है, क्लास वर्क बहुत ज़्यादा है और हेल्थ इशू बहुत ज़्यादा थे। सो होप सो कि फ्रॉम हियर ऑनवर्ड्स आपको हर इंटरेक्शन जो वो मिले ऑन टाइम इंशाल्लाह। सो और कोई इशू नहीं था, इट वाज ओनली हेल्थ इशू। सो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 1। इट सेज द एम्पलीट्यूड एंड द टाइम पीरियड इन एसएचएम इज दिस एंड दिस। देखिए एम्पलीट्यूड देकर है 0.5 सेंटीमीटर और बेटा यहां पे लिखा है कि टाइम पीरियड जो है बेटा वो 0.4 सेकेंड्स है। इफ द इनिशियल फेज फाई नॉट या फाई पाई बाई 2 देकर है, इक्वेशन ऑफ एसएचएम इज, हम सब जानते हैं इक्वेशन ऑफ एसएचएम जो होती है वो होती है ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई। ये हम इक्वेशन लिखते हैं बेटा एसएचएम की, और इसमें फाई होता है इनिशियल फेज, ए होता है एम्पलीट्यूड, ओमेगा के साथ रिलेट कर सकते हो और टाइम पीरियड। अब एम्पलीट्यूड देकर है बेटा 0.5, साइन ऑफ ओमेगा के बदले 2 पाई अपॉन टी, टाइम पीरियड देकर है 0.4 और यहां पे टी लिखेंगे प्लस फाई के बदले आ जाएगा पाई बाई 2, तो ये आएगा। अगर मैं यहां पे 4 लिख दूं तो ऊपर 20 बन जाएगा, 20 अपॉन 4 5 बन जाएगा। सो ये बनेगा 0.5 साइन ऑफ, इट विल बी 5 पाई टी प्लस पाई बाई 2। अब यहां पे आप देखेंगे ऐसा कोई ऑप्शन आपको नजर नहीं आ रहा है, एक्चुअली एलाइड एंगल कॉन्सेप्ट है, यहां पे पाई बाई 2 है, साइन विल गेट कन्वर्टेड इनटू कॉस, ठीक है, और ऊपर से सेकंड क्वाड्रेंट वहां पे साइन है बेटा पॉजिटिव, एड शुगर, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है, साइन वहां पे पॉजिटिव है। सो इसको शॉर्ट में लिखा जा सकता है 0.5 कॉस 5 पाई टी विच इज योर बेसिकली ऑप्शन नंबर फर्स्ट। सो इसका आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। A body of mass 5 grams is executing SHM। बेटे मास देकर है 5 ग्राम्स, SHM कर रही है बॉडी। अच्छा, अबाउट अ पॉइंट विद एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड देकर है 10 सेंटीमीटर। इट इज मैक्सिमम वेलोसिटी, इसकी जो मैक्सिमम वेलोसिटी होती है वो यहां पे देकर है वो है 100 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इट इज वेलोसिटी विल बी 50 सेंटीमीटर पर सेकेंड एट ए डिस्टेंस ऑफ। अगर मैं पहले यही लाइन लिख दूं कि स्पीड इतनी है किस डिस्टेंस पे, एक पार्टिकल ऐसे चमका रहा है, किस डिस्टेंस पे स्पीड इतनी होगी। स्पीड एट एनी डिस्टेंस इज गिवन बाय ओमेगा रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। स्पीड बननी चाहिए 50, ओमेगा हमें पता नहीं है अभी, रूट ऑफ एम्पलीट्यूड बच्चों हमें पता है, ये बन जाएगा 100, एक्स मुझे निकालना है। तो यहां पे समझ आ रहा है अगर मैं किसी तरीके से ओमेगा ला सकूं वो इसमें सबस्टिट्यूट करेंगे, ये तो सॉल्व होगा। कहां से लाया जाए, ये देखिए क्या देकर है, मैक्सिमम स्पीड देकर है। मैक्सिमम स्पीड कोई आम स्पीड नहीं होती है, ये ओमेगा ए के बराबर होती है। हम सब जानते हैं मीन पोजीशन पे जब एक्स बनेगा 0, ओमेगा ए विल बी द मैक्सिमम स्पीड। मैक्सिमम देकर है 100 और ए देकर है बेटा 10 एम्पलीट्यूड, तो ओमेगा मिल गया यहां पे 10, ओमेगा यहां पे 10 मिलेगा, 0 0 कैंसिल, ओमेगा इज 10, यहां पे 10 यूज करिए, 0 0 कटेगा, 5 इज इक्वल टू रूट ऑफ 100 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर मैं स्क्वायरिंग करूं ये बनेगा 25 इज इक्वल टू 100 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर इधर लाओ, 100 माइनस 25 75, तो 75 का बेटा रूट चढ़ेगा, 75 का रूट 5 रूट 3। सो ऑप्शन नंबर थर्ड वुड बी करेक्ट वन। नेक्स्ट, ठीक है। A body is executing SHM. Which of the following properties remain same at each point of its path during the motion? एक पार्टिकल बच्चों SHM कर रहा है, समझ लीजिए ये मीन, ये पॉजिटिव एक्सट्रीम, ये नेगेटिव एक्सट्रीम, पार्टिकल SHM कर रहा है। आपको बताना है कि कौन सी चीज है जो कहीं पे भी सेम ही रहे। वैसे तो ये सिंपल कॉन्सेप्ट है, टोटल एनर्जी हर जगह सेम रहेगी, लेकिन फिर भी आप कहेंगे सर एक्सेलरेशन ना बेटा, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, डायरेक्शन में भी वो चेंज होगी और मैग्नीट्यूड में। फिर आप बोलेंगे वेलोसिटी, बेटा वेलोसिटी हर जगह डिफरेंट होती है, मैग्नीट्यूड में भी और डायरेक्शन में भी। आप बोलेंगे फेज, फेज होता है सारा, साइन का जो आर्ग्यूमेंट होता है मतलब ओमेगा टी प्लस 5, वो सारा फेज होता है, फेज तो डेफिनेटली चेंज होगा। जो बची वो बची है बेटा
total energy. So this is not supposed to change, it always remains constant. Basic concept, zero level. If the acceleration displacement graph of SHM is given, then the time period of the particle is, acceleration versus displacement का ग्राफ देकर है, यहां पे इसका स्लोप दिया a versus x का 45. पहले ये हम जान लेते हैं, एक्सेलरेशन होती है बेटा माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स. अगर मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड इसका लूं तो वो आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर एक्स. जरा बेटा a वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ है, सो a बाई एक्स. सो ये हुआ बेटा a पे, a जो एक्सेलरेशन है वो y एक्सिस पे, x जो बेटा डिस्प्लेसमेंट है वो हमारी x एक्सिस पे. तो a डिवाइडेड बाय x यानी y अपॉन x tan थीटा होगा, दैट मीन्स स्लोप. सो द स्लोप ऑफ एक्सेलरेशन वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ जो है बेटा वो हमें a बाई एक्स दे रहा है. तो a बाई एक्स अगर मैं यहां से निकालूं यानी स्लोप जो इसका इस ग्राफ का है तो सीधे सीधे ओमेगा स्क्वायर है. हां सर है. स्लोप कितना है इसका बेटा? सर वो 45 है. tan ऑफ 45 कितना होता है? सर 1 होता है. 1 आ गया बेटा ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर आ गया बेटा 1 और ओमेगा आएगा 1. हमें इसका निकालना क्या है? देन इट इज टाइम पीरियड 2 पाई बाई टी. टी इधर जाएगा तो 2 पाई इसका आंसर आएगा, विच वुड बी ऑप्शन नंबर फर्स्ट. फिर से बता दूं यहां पे एक्सेलरेशन माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, मैग्नीट्यूड लूं तो ओमेगा स्क्वायर एक्स. अगर मैं एक्स एक्सेलरेशन को डिवाइड करूं बन जाएगा a बाई एक्स. बेटा दो एक्सिस का डिवीजन वर्टिकल बाय हॉरिजॉन्टल tan थीटा होता है, मतलब स्लोप होता है. और स्लोप किसके बराबर रहा? फिर x तो उधर गया, ओमेगा स्क्वायर. स्लोप इज ओमेगा स्क्वायर, tan ऑफ 45 1, ओमेगा इज इक्वल 2 पाई बाई टी, टी इज इक्वल 2 पाई. दैट्स द आंसर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट. जो भी इसमें आया मैंने टिक कर दी इसके. A student says that he had applied a force F is equal to minus. एक स्टूडेंट ने फोर्स लगाया, कितना फोर्स लगाया? माइनस के रूट एक्स ऑन ए पार्टिकल and the particle moved in simple harmonic motion. He refuses to tell whether k is a constant. अच्छा, एक स्टूडेंट ने एक पार्टिकल पे फोर्स लगाया, फोर्स की इक्वेशन देकर है, जो पार्टिकल लेकिन एसएचएम कर रहा है. इतना हमें पता है पार्टिकल एसएचएम कर रहा है. हम जानते हैं एसएचएम के लिए फोर्स होना चाहिए इस फॉर्मेट का माइनस के एक्स. अब इसका के और ये जो स्टैंडर्ड के है इनको अलग करने के लिए मैं अपने के को के नॉट रख दूं. एसएचएम के लिए फोर्स ये कंडीशन ओबे करना चाहिए, जबकि स्टूडेंट ने जो फोर्स लगाया वो ऐसे देकर. इतना आया समझ? अभी क्या कह रहा है? कहता है स्टूडेंट ये नहीं बता पाया कि जो यहां पे उसका के आ रहा है, उसकी इक्वेशन में जो के है, क्या ये कांस्टेंट है या वेरिएबल है. आपको बताना है कि अगर पार्टिकल एसएचएम कर रहा है, अगर पार्टिकल एसएचएम कर रहा है तो बताओ के जो है बेटा वो कांस्टेंट है या वेरिएबल है. पहले एक चीज बताओ, स्टूडेंट ने लगाया ये फोर्स, पार्टिकल कर रहा है एसएचएम, इसका मतलब है उसका लगाया हुआ फोर्स और जो एसएचएम का क्राइटेरिया बेटा ये तो फिर बराबर होने चाहिए. इसका मतलब है जो उसने के रूट एक्स वाला फोर्स लगाया वो सेटिस्फाई करना चाहिए के नॉट एक्स को. माइनस माइनस कटेगा. जरा बताओ कि उसका जो वो किसके बराबर आएगा? सर वो आएगा के नॉट एक्स डिवाइडेड बाय रूट एक्स. x डिवाइड बाय रूट x इज रूट x. x डिवाइडेड बाय रूट x इज रूट x. सो ये आएगा k नॉट रूट x. जरा बेटा उसका k जो उसके हिसाब से मतलब यहां पे k है बेटा, क्या वो सिर्फ k नॉट के बराबर है या फंक्शन ऑफ x? सर फंक्शन ऑफ x और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ x. मतलब जब x बढ़ेगा तो उसका k बढ़ेगा. इसका मतलब है एज x इंक्रीजेस जो उसने k यूज किया वो k कोई कांस्टेंट नहीं है, दैट्स वेरिएबल. दैट शुड वेरी लाइक दिस. जब तक ना उसके फोर्स में k ऐसे चेंज हो, ऐसे वेरी हो, तब तक वो पार्टिकल एसएचएम नहीं कर सकता. तो उसके लिए जरूरी है जो उसका के था वो ये असल में ओबे कर रहा था. चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन. A particle executes simple harmonic motion between x is equal to minus a and x is equal to plus a. ठीक है. The time taken for it to go from 0 to a by 2. अच्छा देखिए बेटा मैं आपको एक चीज बताऊं, पार्टिकल करा एसएचएम, ठीक है. ये पोजीशन होती है बेटा मीन पोजीशन, ये होती है एक्सट्रीम पोजीशन. यहां पे एक पोजीशन लूंगा a by 2, यहां पे लूंगा माइनस a by 2, ये होता है बेटा माइनस a. अब ध्यान से सुनो क्या कह रहा है. टाइम टेकन टू गो फ्रॉम 0 to a by 2.
जीरो हुआ बेटा मीन पोजीशन। यहां से यहां तक जाने में a/2 तक सब जानते हैं स्टैंडर्ड टाइम होता है t/12 लगता है, और याद रखो a/2 से यहां तक जाने में t/6 लगता है। कुछ इंटरवल्स हम लिखवा देते हैं, तो ये चीज है। टाइम टेकन फ्रॉम इट टू गो फ्रॉम 0 to a/2, 0 to a/2 t/12 आएगा। ठीक, इसने कहा कितना टाइम लगा t1। अब इसके हिसाब से t1 जो है वो है t/12, और फ्रॉम a/2 to a, और a/2 से a तक जाने के लिए टाइम जो इसको लगा वो लगा t2, मतलब हम जानते हैं t/2 और कुछ नहीं t/6 होगा। जरा रिलेट करो इन दो में से, t1 कम है बेटा t2 से, t1 इज लेस देन t2, क्योंकि t1 लगेगा t/12, वो लगेगा t/6। बहुत आसान क्वेश्चन, फंडामेंटल। अ पॉइंट परफॉर्मेंस सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है, टाइम पीरियड दिस गिवन बाय दिस, ठीक है ठीक है ठीक है, ये सब सही आ रहा है। आफ्टर लैप्स ऑफ व्हाट फ्रैक्शन ऑफ टाइम पीरियड द वेलोसिटी ऑफ द पॉइंट विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ द मैक्सिमम वेलोसिटी। मैं आपको समझाऊं ये क्वेश्चन, ये पार्टिकल एसएचएम कर है, और जो पार्टिकल एसएचएम कर है उसकी इक्वेशन एक्स देकर है। आपको ये बताना है कि किस टाइम के बाद उसकी वेलोसिटी हाफ ऑफ द मैक्सिमम के बराबर हो जाएगी। शायद वही बताए, आफ्टर द elapse ऑफ व्हाट फ्रैक्शन ऑफ टाइम, किस टाइम के बाद उसकी जो वेलोसिटी होगी। पहले एक चीज बताओ, देकर x है तो पहले x से v निकालो, फिर v बता रहा है किस टाइम के बाद होना चाहिए हाफ ऑफ द मैक्सिमम, तो v को कर दो v max by 2 और आपका आंसर हो जाएगा। बट थोड़ा सा इट इज गोइंग टू टेक टाइम, नजर रखिए बेटा हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको, मैं डिटेल में एनालाइज करूं। बताओ x क्या देकर है, अच्छा x वहीं पे लिख के सीधे इसकी डिफरेंशिएशन करके मुझे मिलेगा बेटा v। जरा v बताओ डायरेक्टली v क्या आएगा, इसकी डिफरेंशिएशन करो तो हम जानते हैं इसकी डिफरेंशिएशन आएगी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, a ओमेगा साइन के हो गए बेटा cos ओमेगा t प्लस π/6। सर ये ओमेगा कैसे आया बेटा, इसकी इंटरनल डिफरेंशिएशन से ये ओमेगा, ये है बेटा वेलोसिटी की इक्वेशन। कहता है किस टाइम के बाद ये वेलोसिटी बनेगी हाफ ऑफ द मैक्सिमम। बेटा हाफ ऑफ पहले मैक्सिमम क्या होता है, मैक्सिमम होता है ओमेगा ए, हाफ ऑफ द मैक्सिमम हुआ ओमेगा a/2, तो बेटा इज इक्वल टू ओमेगा ए cos ऑफ ओमेगा t प्लस π/6, cos ऑफ ओमेगा t प्लस π/6। बात सही है कि नहीं? तो बेटा वेलोसिटी बनी चाहिए हाफ ऑफ द मैक्सिमम, मैक्सिमम होता है ओमेगा ए। बताओ बेटा ओमेगा ए कट गया तो cos ऑफ, ये जो सारा है बेटा cos ऑफ, अगर मैं इसको थीटा मान लूं, cos थीटा आया 1/2, थीटा क्या होना चाहिए कि 1/2 आ जाए cos, शाबाश, इट वुड बी 60, cos ऑफ 60 होता है बेटा 1/2, यानी ये सारा जो है ओमेगा t प्लस π/6, जब तक ना ये 60 हो, और 60 होता बेटा π/3, ठीक है, cos ऑफ 60, चलो तभी आएगा 1/2। अब ये π/6 इधर लाओ, ओमेगा t इज इक्वल π/3 माइनस π/6, तो बेटा यहां पे आप रेशनलाइजेशन कर सकते हो, π/6 कॉमन आएगा, ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई किया, सो इट विल बी अगर मैं यहां पे रेशनलाइजेशन करूं, यहां पे 6 बना दो, तो बेटा आप कॉमन निकाल सकते हो, π/6 अंदर बचेगा 2 माइनस 1, सो दैट विल बी इक्वल टू 1, सो यहां पे आ जाएगा π/6 आपका। ओमेगा t इज इक्वल टू π/6, ओमेगा होता है 2π/t टाइम पीरियड मल्टीप्लाइड बाय t। वैसे हमें निकालना क्या है, अच्छा हमें इन टर्म्स ऑफ टाइम पीरियड आंसर चाहिए, तो ओमेगा को लिखेंगे 2π/t, t ऐसे इज इक्वल टू π/6, पाई और पाई कैंसिल हो जाएगा, 2 नीचे जाएगा, t ऊपर जाएगा, सो t बन जाएगा बेटा t/12 आई थिंक। सो इस टाइम के बाद जो वेलोसिटी है पार्टिकल की वो हाफ ऑफ द मैक्सिमम हो जाएगी, सो t/12 इज द आंसर। A coin is placed on horizontal platform which undergoes a vertical simple harmonic motion। देखो बेटा ये एक प्लेटफॉर्म है, समझो ये प्लेटफॉर्म इस टाइम मीन पोजीशन पे, इसके ऊपर रखी गई एक कॉइन रखी गई है, और ये प्लेटफॉर्म कर रहा है SHM, इतना आया समझ, ठीक है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द SHM ओमेगा बताई गई है। The amplitude of the oscillation is gradually increasing, इसका मतलब ये प्लेटफॉर्म ऊपर की तरफ जा रहा है, समझो ये इसकी पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन है, आर यू गेटिंग इट, तो ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। द कॉइन विल लीव द कॉन्टैक्ट विद द प्लेटफॉर्म फ्रॉम द फर्स्ट फॉर द एम्पलीट्यूड इक्वल टू, देखो बेटा ये आपसे सीधे पूछ रहा है, जब ये प्लेटफॉर्म ऊपर जा रहा है तो बताओ एम्पलीट्यूड यानी पोजीशन जहां पे पहली बार ये कॉइन लॉस करेगी इट इज कांटेक्ट,
पहले हमें यह समझना ये क्या कर रहा है सर, एसएचएम कर रहा है, एम्पलीट्यूड बढ़ रहा है मतलब मीन से तो दूर ही जा रहा है। लेट अस सपोज ये प्लेटफॉर्म यहां कहीं पहुंचा, एट सम टाइम ये प्लेटफॉर्म यहां पे कहीं है, इट इज एट सम टाइम टी, समझो यहां पे। अच्छा जरा इसकी जनरल इक्वेशन बनाओ, इसकी इस कॉइन की। प्लेटफॉर्म एसएचएम करा तो वो कॉइन को भी एसएचएम करा रहा है। बेटा कॉइन का एमजी नीचे की तरफ लगेगा, कॉइन कांटेक्ट में, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ लग रही है। क्योंकि ये प्लेटफॉर्म एसएचएम कर रहा है, इस कॉइन पे दो फोर्सेस लग रहे हैं, एमजी और एन, और कॉइन क्या कर रही है, एसएचएम। तो बेटा दैट मींस कॉइन की एक्सेलरेशन होगी ओमेगा स्क्वायर एक्स। अगर ये एट अ डिस्टेंस ऑफ एक्स है अभी फ्रॉम द मीन, तो मुझे बताओ इस टाइम कॉइन की एक्सेलरेशन कितनी होगी। कॉइन इज परफॉर्मिंग एसएचएम, सर ओमेगा स्क्वायर एक्स, क्योंकि इट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ एक्स। जरा इसकी इक्वेशन बना दो, जरा नीचे की तरफ कितना फोर्स लग रहा है कॉइन पे, सर mg। ऊपर की तरफ क्या फोर्स लग रहा है सर, n। mg माइनस n इज इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन कॉइन की इस टाइम कोई आम एक्सेलरेशन नहीं है, बल्कि एसएचएम की एक्सेलरेशन है, विच इज ओमेगा स्क्वायर एक्स। मैंने यहां पे लिखा, आर यू गेटिंग दिस, द एक्सेलरेशन इन एसएचएम। अब मुझे एक चीज करो, कॉइन कब लूज करेगी बेटा, कांटेक्ट। कॉइन कब लूज करेगी कांटेक्ट, सर नॉर्मल रिएक्शन उस टाइम जीरो बनना चाहिए, एन को जीरो कर दो। तो पहले मैंने क्या करा, मैंने कॉइन को, सॉरी प्लेटफॉर्म जो एसएचएम कर रहा था, मैंने कहा लेट्स सपोज एट अ डिस्टेंस ऑफ एक्स, इसको मैंने फ्रीज कर दिया, वहां पे बना दी इक्वेशन। अब एक चीज मुझे बोल सकते थे सर यहां पे माइनस क्यों यूज नहीं करा। अरे बुद्धू इधर ध्यान से देख, इस पे कितने फोर्सेस लग रहे हैं कॉइन पे, सर दो, mg नीचे की तरफ, n ऊपर की तरफ। तो मैं तो लिख ही रहा हूं ना mg माइनस n, तो नेट फोर्स तो डाउनवर्ड्स ही हुआ ना। तो जो माइनस है ना, माइनस दिखाता है टुवर्ड्स द मीन, मीन तो यहां की तरफ है, इसीलिए तो लिख पाया mg माइनस n। तो फिर से माइनस नहीं लिख सकते, इट विल बी इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन, न्यूटन जो सेकंड लॉ है। तो बेटा यहां पे मैंने लगाया मास टाइम्स एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कोई आम एक्सेलरेशन नहीं है, इट विल बी ओमेगा स्क्वायर एक्स। सर आपने माइनस क्यों नहीं लिखा, माइनस क्या होता है बेटा, टुवर्ड्स द मीन, वो नीचे की तरफ है, मैंने इसीलिए तो mg माइनस n करा। अब आप कह रहे हो इस जगह पे लूज होगा कांटेक्ट, अगर इस जगह पे लूज होगा कांटेक्ट, n कितना बनना चाहिए, जीरो। सो फॉर द बॉडी टू लूज द कांटेक्ट, mg विल बी इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर x। बताओ बेटा m और m क्या होगा, कैंसल। अब ये बोल रहा है वो पोजीशन निकालो जहां पे पहली बार कांटेक्ट लूज हुआ, तो हमें x निकालना है। x बन गया बेटा g अपॉन ओमेगा स्क्वायर, g अपॉन ओमेगा स्क्वायर। अब मुझे मेरा जो आंसर है वो किन टर्म्स में, जरा देखो किन टर्म्स में, इन्हीं दो टर्म्स में, g और ओमेगा स्क्वायर। हम इसमें टाइम पीरियड के टर्म्स में ला सकते हैं, फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में, बट फिलहाल मेरा तो यही तो मेरा आंसर हो गया, g बाय ओमेगा स्क्वायर। सो दैट मींस ऑप्शन नंबर थर्ड। बता दूं आपको, ये केस जो है एक पर्टिकुलर केस है, इसको बोलते हैं एसएचएम ऑन ए प्लेटफॉर्म। जब भी एसएचएम ऑन प्लेटफॉर्म आए, आपको जुबानी ये इक्वेशन याद होनी चाहिए, mg माइनस n इज इक्वल टू m इंटू ए। ये बन गई वहां पे बेटा असल में न्यूटन सेकंड लॉ की इक्वेशन, और ए के बदले क्योंकि बॉडी एसएचएम कर रही है, ओमेगा स्क्वायर एक्स डाला करो। और जब भी कहे कि कांटेक्ट लूज हो, बेटा n को जीरो कर दो। ये स्ट्रेटजी होती है बेटा एसएचएम ऑन ए प्लेटफॉर्म। ऐसे दो क्वेश्चंस मैंने इसमें देखे, यू कैन यूज दिस एज अ स्टैंडर्ड इक्वेशन फॉर एसएचएम ऑन प्लेटफॉर्म। mg माइनस n इज इक्वल टू ma, a इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स। ओमेगा स्क्वायर एक्स में फिर से माइनस मत डालिएगा, क्योंकि इसीलिए तो आप लिख पा रहे हो mg माइनस n, क्योंकि आपको पता है नेट फोर्स नीचे की तरफ है। थोड़ा सा डेप्थ में इसलिए इसको पढ़ा है, क्योंकि ये आता है एज इट इज। A simple pendulum performs simple harmonic motion about x is equal to 0 with the amplitude a and time period t. The speed of the pendulum at x is equal to a by 2 will be. ये बहुत जीरो लेवल का क्वेश्चन है, आराम से सुनो। परफॉर्म कर रहा है, क्या कर रहा है परफॉर्म, एसएचएम, एम्पलीट्यूड a है, टाइम पीरियड t है, स्पीड निकालनी है यहां पे, तो स्पीड निकालनी है a by 2 पे। स्पीड की जनरल फॉर्मूला ओमेगा रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, वो तो a बाई 2 दिया है, तो बनेगा a स्क्वायर बाई 4, ये बनेगा 3a स्क्वायर बाई 4। 4 निकलेगा रूट से बाहर, 2 बन के ऊपर आ जाएगा बेटा रूट 3, और a भी बाहर निकाला जा सकता है, तो ऊपर रूट 3, a को बाहर निकालो, ओमेगा वहीं पे। अब मेरा आंसर इन टर्म्स ऑफ टाइम पीरियड, ओमेगा के बदले 2 पाई बाई टी, सो रूट 3a डिवाइड बाई 2, इसके बदले 2 पाई अपॉन टी, 2 और 2 कैंसिल हो गया, रूट 3a पाई बाई टी, रूट 3a पाई टी, और ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो गया।
The angular velocity and the amplitude of simple pendulum is omega and a respectively at a displacement x from the mean position. If it is kinetic energy is t. देखो बच्चों, kinetic energy ये t से रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या फर्क पड़ेगा, कोई नहीं. पोटेंशियल एनर्जी बाई v, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी v से रिप्रेजेंट कर रहा है. क्या बोल रहा है, रेशियो ऑफ T बाई वी, मतलब सिंपली एक पार्टिकल SHM कर रहा है, ठीक है, आपको रेशियो निकालना है काइनेटिक एनर्जी बाई पोटेंशियल एनर्जी का. बहुत आसान, आराम से सुनिए. काइनेटिक एनर्जी हम सबको पता है 1/2 ऑफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बेटा काइनेटिक एनर्जी होती है. पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होती है एट एनी पोजीशन, सर 1/2 ऑफ m ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर. अब बेटा डिवाइड कर लो, 1/2 m ओमेगा स्क्वायर कैंसिल, और आंसर आ गया a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बाय x स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बाय x स्क्वायर. ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट. In SHM, potential energy of the particle at mean position is E1 and kinetic energy is E2. Then देखो बेटा, कहता है potential energy of particle at mean position is E1. अगर आप देखें, जो हम पोटेंशियल एनर्जी की इक्वेशन लिखते हैं वो होता है 1/2 ऑफ m ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर, और बेटा मीन पे x से 0 तो पोटेंशियल 0. बट यहां पे इसने क्या लिखा, E1. अब आप सोचेंगे ये गलत है. ये गलत बिल्कुल नहीं है बेटा, आपके कॉन्सेप्ट्स थोड़े से कमजोर है, नजर रखो. पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ आप यूजुअली ऐसा बनाते हो, है कि नहीं, ऐसा बनाते हो. लेकिन मैं आपको बता दूं, पोटेंशियल एनर्जी इज अ रेफरेंस एनर्जी. जब हम मीन पोजीशन को ही रेफरेंस बना दे तब ये सही है. जब मीन पोजीशन को ही रेफरेंस माने तब ये ग्राफ है. अगर मैं मीन पोजीशन को रेफरेंस ना मानूं, किसी और जगह को रेफरेंस मानूं, मान लो ये सिंपल पेंडुलम है, मीन पोजीशन को रेफरेंस मानूं, और तब ये बेटा ग्राफ सही है. अगर मैं मीन पोजीशन को रेफरेंस ना मानूं, ग्राउंड को रेफरेंस मानूं, तो ग्राउंड रेफरेंस है. क्या यहां पे पोटेंशियल एनर्जी इस टाइम 0 है? नहीं सर. तब कैसा ग्राफ बनेगा? होप क्या आपको समझ में आया. अगर मैं ग्राउंड को रेफरेंस मानूं इसी मीन जगह पे, यानी x इज इक्वल 0, पोटेंशियल एनर्जी कुछ ना कुछ है, वही ये कह रहा है दैट पोटेंशियल एनर्जी इज E1. आ गई बात समझ. काइनेटिक एनर्जी इज E2. कहता है मीन पोजीशन पे समझो जो काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है वो E2 है. किस जगह की बात हो रही है? मीन पोजीशन पे मैं लिखूं यहां पे, मीन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी E1 है और मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी बच्चों E2 है. अब आपको बता देना इनमें से क्या सही है. देन E1 इज इक्वल टू E2. बिल्कुल गलत बेटा, बिल्कुल गलत, ठीक है, ये मुमकिन नहीं है. टोटल पोटेंशियल एनर्जी एट x इज इक्वल टू दिस. पहले मुझे एक चीज बताओ, x देकर और हम क्या निकालें, पोटेंशियल एनर्जी. पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन 1/2 ऑफ m ओमेगा स्क्वायर, 1/2 ऑफ m ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर. x के बदले डालो √3 बाई दैट, जरा ये डालो यहां पे 1/2 ऑफ m ओमेगा स्क्वायर. अगर मैं ये यहां पे डालूं ये बन जाएगा 3a स्क्वायर बाई 4, ये बन जाएगा बेटा, ठीक है. अच्छा मुझे एक चीज बता दो, इसको मैं रीअरेंज करके कैसे लिख सकता हूं, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं रीअरेंज करके? सर इसको लिखा जा सकता है 1/2 ऑफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर और साथ में मल्टीप्लाइड बाई 3/4 लिख सकता हूं मैं. मुझे बताओ ये पोटेंशियल एनर्जी निकली जब मैंने मीन को माना रेफरेंस, तब इतनी है. लेकिन अभी आपको पता है मीन पे ऑलरेडी E1 है, तो बेटा ये E1 एक जगह पे ऐड नहीं होगा, ये हर एक जगह में ऐड होगा. मतलब जो ये वाली जगह इसमें भी ये E1 ऐड होगा, तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी होगी इतनी प्लस E1 प्लस दिस मच. लेकिन इस काइनेटिक एनर्जी को अगर मैं लिखूं मैं काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में, हम जानते हैं बेटा मीन पे काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो इतनी होती है 1/2 ऑफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर. तो इसके बदले में लिख सकता हूं E2. हां सर इसके बदले लिख सकता हूं E2, तो साथ में क्या आएगा 3/4. अब आप बोलोगे सर इस जगह पे इतनी ही पोटेंशियल एनर्जी है. नहीं, इस जगह पे इतनी ही होती अगर हम मीन पे 0 लेते, लेकिन मीन पे कितना लिया E1, वो E1 पोटेंशियल एनर्जी और इसमें जुड़ जाएगी. सो दैट मींस टोटल पोटेंशियल एनर्जी वुड बी E1 प्लस दिस मच. और ऑप्शन अगर आप देखोगे ये बिल्कुल सही कह रहा है कि इस जगह पे टोटल पोटेंशियल एनर्जी, एक तो वो जो मीन पे है वो हर एक जगह ऐड होती है तो यहां भी ऐड होगी, प्लस 2E2/4. तो इसने ये वाली जो पोटेंशियल एनर्जी इसको लिखा इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, लिखा जा सकता है इन टर्म्स ऑफ, तो बिल्कुल सही है.
टोटल काइनेटिक एनर्जी एट दिस इज इक्वल दिस, गलत, टोटल एनर्जी एट दिस। देखो बेटा जब ये सही है तो ये तो ऑब्वियसली ये गलत होंगे, दैट्स इट। चलिए 5 identical springs are used in 3 configurations as shown. Time period, vertical oscillations, 3 configurations है, ठीक है, आइडेंटिकल है, स्प्रिंग कांस्टेंट सबका बराबर है। आपको होता है ना टाइम पीरियड, टाइम पीरियड 3 केसेस में रेशियो निकालना। जरा इसमें टाइम पीरियड बताओ सर। टाइम पीरियड होगा 2 पाई रूट ऑफ m बाई के। जरा इसमें बताओ टाइम पीरियड, इसमें ये सीरीज है बेटा, ये आएगा इसका 1 बाई के 1 बाई के 2 बाई के k बाई 2 आएगा स्प्रिंग कांस्टेंट। तो टाइम पीरियड आएगा दूसरे केस में t डैश 2 पाई रूट ऑफ m और ये आ जाएगा k बाई 2, तो ऊपर 2 आ जाएगा। जरा तीसरे केस में सीरीज है तो वो 2k हो जाएगा, t डैश बनेगा 2 पाई रूट ऑफ 2m बाई 2k। अब जरा इनका रेशियो निकालो। आप देख सकते हो रेशियो में सब कटेगा, सब कटेगा बेटा, m ये सब k सब कटेगा, ठीक है, सब कटेगा बेटा, इसमें सब कटेगा। मैंने क्या लिखा है 2m, it's not 2m here, it is only m। m ये k, m और k सारा कट गया, इसका क्या बचा 1, इसका बचा रूट 2, इसका बचा 1 बाई रूट 2, 1 रूट 2 एंड 1 बाई रूट 2, करेक्ट। A mass m 5 kg is attached to a spring as shown in figure and held in the position so that the spring remains unstretched. The spring constant is this, mass is m released and begins to undergo simple harmonic motion, the amplitude of the oscillations। देख बेटा अभी जो ये हालात है ना इस सिस्टम के, अभी इसमें कोई स्ट्रेचिंग कुछ नहीं हुआ है, आपने इसको पकड़ के रखा है इस ब्लॉक को। अगर हम इसको छोड़ दें तो बेटा ये कैसे, ये क्या करेगा, समझो मेरी बात। पहले ये मान लो पहली पोजीशन है, दिस इज द इनिशियल पोजीशन। अगर मैं इस ब्लॉक को आराम से छोड़ता हूं, ये थोड़ा सा नीचे जाएगा और ये ब्लॉक यहां पे आ जाएगा। फॉर एग्जांपल यहां आने पे स्प्रिंग में कुछ स्ट्रेच आ जाएगा। समझो यहां से यहां तक जो स्ट्रेचिंग आई वो x नॉट आई। जैसे ब्लॉक नीचे उतरा x नॉट से, इसमें आएगा k x नॉट। तो k x नॉट जो फोर्स आएगा वो किसको बैलेंस करेगा सर, mg। तो मैं बोलूंगा इनिशियली कोई स्ट्रेचिंग नहीं है तो बेटा या अनइक्वल फोर्स एक साइड से आ रहा है mg और स्प्रिंग में कोई फोर्स नहीं है, तो जैसे आप इसको छोड़ोगे mg इसको नीचे ड्रैग करेगा। जब ये ड्रैग करेगा स्प्रिंग खींचेगी। समझो स्प्रिंग में खिंचाव आया x नॉट, तो m ब्लॉक x नॉट नीचे उतरेगा, इसमें एक्सटेंशन आएगा x नॉट और ये रुक जाएगा। सो दिस इज द इक्विलिब्रियम पोजीशन। सो यू कैन से दिस पोजीशन इज द मीन पोजीशन। ये वाली मीन है, ये मीन नहीं है। मीन वो था जहां नेट फोर्स 0, यहां पे नेट फोर्स 0 नहीं था, अनबैलेंस्ड mg था। अगर ये मीन जगह है, बताओ इस टाइम कौन किसको बैलेंस कर रहा है सर, mg बैलेंस करेगा k x नॉट को। जरा बेटा x नॉट निकालो सर, mg बाई k। ये आ गई पहली इक्वेशन। अब ध्यान से देखो बेटा, इसने यहां पे क्या कहा, द मास इज देन रिलीज्ड एंड बिगिन्स टू अंडरगो ऑसिलेशन। अगर आप इसको अचानक से छोड़ते हो तो दैट मीन्स ये यहां पे रुकने वाला नहीं है। जब आप इसको अचानक से यहां पे छोड़ोगे ये ब्लॉक यहां भी आएगा एंड बिकॉज ऑफ द इनर्शिया ऑफ मोशन इट विल कंटिन्यू टू मूव। लेट अस सपोज ये ब्लॉक ज्यादा से ज्यादा यहां इतना नीचे आता है, तो मीन पे रुका नहीं, इतना नीचे आ गया, ठीक है। समझो इस ओरिजिनल पोजीशन से जो ये टोटल नीचे आया वो x है बेटा, टोटल एक्सटेंशन इज x। पहले बताओ मीन पे रुका क्यों नहीं, मीन पे नहीं रुकेगा। आपने जैसे छोड़ा इसको अचानक से बेटा, ये मीन तक आते आते इसके पास वेलोसिटी होगी, मीन पे वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, ये इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से नीचे जाएगा और समझो यहां तक आते आते रुक गया। ये टोटल डिस्टेंस मान लो x, ठीक है। अब मुझे बताना है इसका एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड होता क्या, हम सब जानते हैं, मीन से यहां तक ये बनेगी इसकी एक्सट्रीम पोजीशन। ये वाली चीज मुझे निकालनी है, दिस द एम्पलीट्यूड, वही तो निकाल द एम्पलीट्यूड। देखो मैं कैसे करूंगा, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से कर लो, बात खत्म। मुझे एक चीज बताओ, ये वाली इनिशियल पोजीशन समझ लो और ये वाली समझो बेटा फाइनल पोजीशन। बताओ इनिशियली कौन सी एनर्जी इस सिस्टम में, अगर मैं इस इनिशियल को मानूं रेफरेंस पोजीशन भी, रेफरेंस पोजीशन भी, तो बेटा पोटेंशियल एनर्जी तो ऐसे ही खत्म होगी क्योंकि मैंने इसी को रेफरेंस माना और इसमें भी कोई स्ट्रेचिंग है नहीं, इसमें भी कोई एनर्जी नहीं है।
कोई एनर्जी नहीं। सो इनिशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज जीरो। फाइनली क्या होगा, जब ये ब्लॉक नीचे आया बाय एक्स, इसको माना था रेफरेंस, रेफरेंस के ऊपर होगा प्लस mgh, नीचे होता है माइनस mgh, तो पहली पोटेंशियल एनर्जी होगी माइनस mg, क्योंकि रेफरेंस से नीचे है, माइनस mg। और कितना नीचे आया है रेफरेंस से, सर x नीचे है, mgx। अच्छा ये x नीचे है, इसमें कितना एक्सटेंशन आया स्प्रिंग में, सर x ही आया। तो बताओ स्प्रिंग में क्या स्टोर हुई, सर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी, 1/2 ऑफ kx²। अगर ब्लॉक अपनी ओरिजिनल पोजीशन से x नीचे आया तो बेटा स्प्रिंग x एक्सटेंड होगी, उसमें जो एनर्जी स्टोर होगी वो होगी 1/2 kx²। बिल्कुल सही। सो इनिशियल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल, इनिशियल टोटल इज इक्वल टू फाइनल टोटल। मैंने कंजर्वेशन एनर्जी लगा, ये इधर ले जाओ, ये बनेगा mgx और ये आएगा 1/2 ऑफ kx²। बताओ सही है, हाँ सर सही है। जरा बेटा यहां पे कुछ कैंसलेशन हो रही है, हाँ जी, एक x कट रहा है, जरा x का वैल्यू निकालो 2mg/k, x का वैल्यू निकला 2mg/k। ये किसका वैल्यू निकला, सर x का। अच्छा एम्पलीट्यूड मुझे चाहिए, मुझे बताओ यहां से यहां तक x है, यहां से यहां तक x0 है, x माइनस x0 क्या है, सर a है, बस हो गया, x माइनस x0 इज इक्वल टू a। बता बेटा x कितना, 2mg डिवाइडेड बाई k, और x0 कितना, mg/k। तो बेटा 2mgk माइनस mgk इज mg/k, mg/k क्या निकला इसका, सर एम्पलीट्यूड निकला। तो बात खत्म हो गई बेटा, इसका आंसर जो आएगा वो आएगा mg/k। लेकिन मुझे तो यहां पे बेटा सॉल्यूशन निकालना है। मास कितना है बेटा, 5, ये हो गया 10, g को 10 मानो, सो 5 10 50 हो गया, 50 डिवाइडेड बाय k एंड इट इज 200, 50 डिवाइडेड बाय k इट इज 200, 0.25 इसका आंसर आ जाएगा। बिल्कुल 100% सही है बेटा। चलिए चलते हैं बेटा नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। द बॉब ऑफ ए सिंपल पेंडुलम इज स्फेरिकल। ठीक है, देख बेटा सिंपल पेंडुलम है और बॉब जो है वो स्फेरिकल है। A plugged hole near the ball, अच्छा filled with water, ओके सॉरी, इसमें भर के है पानी और इसमें लगा के यहां पे कॉर्क, स्टॉपर लगा के, ठीक है। दैट मींस अगर ये हम कॉर्क हटा दे पानी निकलना शुरू होगा। सबसे पहले मैं एक चीज बता दूं, टाइम पीरियड किसके बराबर होता है, t = 2π√L/g। क्या आपको पता है L क्या होता है बेटा, व्हाट इज L, सर लेंथ ऑफ पेंडुलम, वो मुझे भी पता है, L लेंथ ऑफ पेंडुलम होता है। L होता है बेटा डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन टू द सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी जो ऑसिलेट कर रही है, टू द सेंटर ऑफ मास। अब मुझे देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है plugged hole near the bottom of the oscillation bob get suddenly unplugged। जो नीचे प्लग लगा के थे ना कॉर्क, वो अचानक से वो खुल जाती है। बता पानी का क्या होगा, गिरना, इसका लेवल जो है वो नीचे जाना शुरू हो जाएगा। कहता है ड्यूरिंग द ऑब्जर्वेशन, जब तक कि पानी पूरा ना निकल जाए, टाइम पीरियड पे क्या होगा, जरा सोचो। इनिशियली जब पानी नीचे जाएगा तो बेटा सेंटर ऑफ मास कहां शिफ्ट होगा, नीचे की तरफ, L बढ़ेगा। जब L बढ़ेगा तो टाइम पीरियड इनिशियली पानी के कम होने से सेंटर ऑफ मास नीचे जाएगा, लेंथ बढ़ेगी, टाइम पीरियड बढ़ेगा। बट मुझे बताओ एक बार पूरा पानी खत्म हो गया, स्फेरिकल शेल बचा, उसका सेंटर ऑफ मास का वापस ऊपर जाएगा, तो सेंटर ऑफ मास पहले नीचे गया फिर वापस आया ओरिजिनल पोजीशन पे, तो इनिशियली टाइम पीरियड बढ़ेगा फिर वापस एक ओरिजिनल हो जाएगा, मतलब कम हो जाएगा। तो बताओ बेटा कौन सा सही है, फर्स्ट इंक्रीजेस एंड देन डिक्रीजेस टू द ओरिजिनल वैल्यू। बिल्कुल सही। चलो बेटा, if the simple pendulum is taken to the place where g decreases by 2%, then the time period of the pendulum। अच्छा देखो बेटा, हमने पेंडुलम वहां लिया जहां पे g कम हो रहा है 2%, टाइम पीरियड का क्या होगा, t और g को रिलेट करो तो हम सब जानते हैं ऐसे हो जाएगा। क्या मैं ऐसे ना लिखूं, g⁻⁻⁻² प्रोपोर्शनलिटी लगा के। अब मुझे बताओ क्या इसको एरर्स का कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं, del g/g। हाँ सर, एक काम कर लो 100 से मल्टीप्लाई भी कर दो, हाँ सर सही है। बताओ ये क्या हुआ, सर परसेंटेज चेंज इन जी। क्या है परसेंटेज चेंज, डिक्रीजेस, सो del g/g into 100 इज डिक्रीजेस बाय 2%, -2%, -2 यहां लगा दो, 2 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस होगा, आंसर आएगा +1%। प्लस का मतलब क्या हुआ, अगर माइनस आता तो डिक्रीजेस था, प्लस आ रहा है, सर प्लस कैसे हो गया, बेटा जी डिक्रीज हो रहा है -2%, तो बेटा 2 to 1%, मतलब टाइम पीरियड विल इंक्रीज बाय 1%। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन,
द ग्राफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इन एसएचएम विद रेस्पेक्ट पोजीशन इज अ पैराबोला। 100% सही है बच्चे। जो पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ है वो पैराबोला है, जो काइनेटिक का ग्राफ है वो पैराबोला है। हम सब जानते हैं जिस जगह पे ये बराबर हो जाते हैं वो a/√2 वाली जगह होती है, ये सब हम जानते हैं। पोटेंशियल एनर्जी जरूरी नहीं है यहां पे टच करे, ऊपर भी हो सकता है, वो सब हम जानते हैं। बट पैराबोला तो है ना, क्या फर्क पड़ता है, इसको ऊपर ले जाओ, दाएं ले जाओ, बाएं ले जाओ, पैराबोला तो है। बच्चे ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी डू नॉट वेरी लीनियरली विद पोजीशन। अभी इक्वेशन की बात करें, पोटेंशियल जो काइनेटिक एनर्जी दोनों जानते हैं हम, x² उनके इक्वेशंस में आता है। लीनियरली तो बिल्कुल भी वेरी नहीं करते, तो ये भी सही हुआ। इस हिसाब से बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ऑप्शन नंबर 4। चल बेटा, ये A mass is suspended separately by two springs। देख बेटा, ये एक स्प्रिंग रही, ये दूसरी स्प्रिंग रही। पहले हमने मास को इसके साथ जोड़ा, फिर यही मास इसके साथ जोड़ा। इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1, इसका K2। आ रहा है समझ? A mass is suspended separately by the two springs। स्प्रिंग कांस्टेंट इसका K1, उसका K2। अच्छा, द टाइम पीरियड्स ऑफ द ऑसिलेशन इन टू केसेस आर T1 एंड T2। कहता है यहां पे टाइम पीरियड है T1, यहां है टाइम पीरियड T2। बिल्कुल सही। इफ द सेम मास इज सस्पेंड, मैं आपको यहां से कहानी सुना दूं। फिर आपने क्या करा, अब अलग अलग से इस स्प्रिंग के साथ अलग से टाइम पीरियड T1, इस स्प्रिंग के साथ अलग से टाइम पीरियड T2 दिया। अब सवाल यह है कि अगर दो स्प्रिंग्स को पहले पैरेलल में जोड़ा जाए, फिर यही ब्लॉक वापस से जोड़ा जाए, अब इस सिस्टम का टाइम पीरियड है तो ये स्पेशल केस। और मैं बच्चों को याद करा देता हूं, 1/t², 1/t² इज इक्वल 1/t1² प्लस 1/t2²। इट्स अ स्टैंडर्ड फॉर्मूला, बट आपके लिए डिराइव कर देता हूं क्योंकि हो सकता है कुछ बच्चों को नहीं पता हो। आई टेक फॉर ग्रांटेड कि आपको नहीं पता ये रिजल्ट, मैं बताता हूं। इसका टाइम पीरियड जरा बताओ। T1 इज इक्वल 2π√m डिवाइडेड बाई K1। क्योंकि मास हर एक जगह सेम है, 2π हर एक जगह सेम है, तो लिखा जा सकता है T1 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू K1, लेकिन रूट ऑफ K1 इतना तो हम समझते हैं। K1 अगर मैं बताऊं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स कर दो, K1 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू T1²। पहले स्क्वायरिंग करो फिर इसको नीचे लाओ। होप कि आपको समझ आए। सिमिलरली जरा बताओ K2 किसके बराबर, यहां से आएगा, फिर सर वो इनवर्सली आएगा T2² के। सर अब K1 K2 क्यों निकाल रहा? मुझे एक चीज बता बेटा, ये स्प्रिंग्स का कॉम्बिनेशन है, टाइम पीरियड्स का मुझे नहीं पता क्या होगा, बट इतना तो पता है स्प्रिंग्स में जब पैरेलल होती है तो बेटा उनका टाइम K इफेक्टिव होता है K1 प्लस K2। तो टाइम पीरियड निकालना है, लेकिन मुझे K का पता है, K का क्या होगा, मुझे टाइम पीरियड का नहीं पता है, इसीलिए K का बंदोबस्त करके रखा। तो बताओ K इफेक्टिव, क्योंकि ये पैरेलल है, K1 प्लस K2। अब बता K1 के बदले क्या लिखा जा सकता है? सर 1/t1²। बताओ इसके बदले क्या लिखा जा सकता है? 1/t2²। तो इसके बदले अगर T1 है, इसके बदले तो यहां पे आएगा T इफेक्टिव का स्क्वायर। वही है आपका बेटा ऑप्शन नंबर 2। इसको ऊपर ऊपर चढ़ो तो माइनस माइनस बन जाएगा, ईओस गोबर बना। मगर एक चीज मैं बता दूं, यहां पे मिसप्रिंट है थोड़ा सा, यहां पे ये है बेटा -2, तो यहां पे आया नहीं था पेपर में -2, बट फिर भी इसको बोनस नहीं दिया जा सकता, ये बेटा माना जाएगा आंसर। क्यों? वजह ये जो बाकी ऑप्शंस है वो आसपास भी इसके भटकते नहीं है। सो दिस इज द करेक्ट वन। इट वाज अंडरस्टूड कि इट इज माइनस। जिनको ये याद होता बेटे, दे नो दिस कि ये चीज है, ठीक है? तो सॉरी, तो वो ये जानते हैं कि हाँ जी ऐसा होता है। तो यहां पे आप इस पे नहीं चलाएंगे कि सर यहां पे नहीं था इसलिए गलत हुआ। जिनको ये पता था वो इसको टिक मार देते। सो इट वाज 100% करेक्ट। मिसप्रिंट होता है कभी भी, मुझसे भी कोई वो चीज हो जाती है, 2 कैंसिल करना भूल जाता हूं, या कुछ तुम लोग कमेंट्स में आकर लिख देते हो, अब सर क्वेश्चन नंबर 4 इज रॉन्ग, यू डन इट रॉन्ग। सर क्यों? क्या इसके मिशन आसान 4 चोट मोती या मशद आसान गोमत कैंसिल करो बेटे। आई द मेन थिंग इज दैट मैं किन को इस टाइम इंटरेक्ट कर रहा हूं, मैं किन के पेपर की इंटरेक्शन कर रहा हूं, विच आर एक्चुअली गोइंग टू बी प्रोफेशनल्स। ठीक है, यू आर नॉट 7th क्लास स्टूडेंट्स, यू आर एंट्रेंस स्टूडेंट, और वो भी AITS चल रहा है। दैट मीन्स फ्यू मंथ्स लेफ्ट एंड यू आर गोइंग टू क्वालिफाई द नीट। और इस पॉइंट ऑफ टाइम पे इक्वालिटी, कैंसिल करना, प्रोपोर्शनलिटी अगर कहीं पे मैं भूल भी जाऊं तो ये इट हार्डली मैटर्स। आपको अपना सेंस यूज करना है कि क्या हो सकता है। तो वो लिखना कि सर माइनस यहां पे वो नहीं लिखा आपने 2, और तो मैंने कैंसिलेशन की होती है, बट 2
कट नहीं करा होता, फिर भी लिख देते हो चक ये क्वेश्चन। बेटा ये चीजें आई टेक इट फॉर ग्रांटेड। और दूसरी बात ये, दो इंटरेक्शंस पिछली रह गई है, मैं आप तक वो भी पहुंचाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है मैक्सिमम स्टूडेंट्स हमारे एआईटीएस को बहुत केयरफुली ये करते हैं, फॉलो करते हैं। सो बिकॉज ऑफ हेल्थ इश्यूज आई कुडंट, बट आई विल डेफिनेटली रीच आउट कि मैं आप तक हर एक इंटरेक्शन पहुंचाऊं ऑन टाइम इंशाल्लाह फ्रॉम हियर ऑनवर्ड्स, और जो प्रीवियस रह गई उनकी भी मिलेगी। सो प्लीज डोंट राइट इन द कमेंट सेक्शन कि हमें सर इंटरेक्शन नहीं मिली, वो बता दिया मैंने। इंशाल्लाह आज के बाद आपका ना मिस होगा, और जो प्रीवियस है वो भी आप तक पहुंचा दी जाएंगी। इन द फिगर द ब्लॉक ऑफ मास m is attached to the spring of spring constant k in contact with completely elastic wall, ठीक है, and the compression in the spring is E. The spring is compressed further by E by displacing the block to the end release. If the collision between the block and the wall is completely elastic, then the time period of oscillation of the block is। अच्छा, एक बात मैं बता दूं, क्या आपको पता है कि एक ऑसिलेशन किसको कहते हैं? तो मुझे नहीं लगता मैक्सिमम स्टूडेंट्स इसको जानते होंगे। मैं आपको बता दूं, क्योंकि हम यूजुअली क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं मीन से शुरू हुआ, मीन से शुरू हुआ, एक्सट्रीम पॉजिटिव, वापस मीन, बैक टू अदर एक्सट्रीम, बैक टू मीन, ये होता है वन ऑसिलेशन। यू आर राइट। लेकिन ये तो तब ना जब मीन से शुरू हो, मान लो a/2 से शुरू, अब बताओ वन ऑसिलेशन क्या है? तो बेटा एक ऑसिलेशन किसको बोलते हैं? एक बॉडी जहां से भी स्टार्ट करे वहीं पे वापस लौट के आना है, याद रखना, और दोनों एक्सट्रीम को छूने के बाद। तो एक ऑसिलेशन होता है, आपने यहां से शुरू करा, अब इधर की तरफ गए, कोई बात नहीं, तो यहां से शुरू करा, यही वापस आना है, लेकिन दोनों एक्सट्रीम को छूने के बाद। इसका मतलब यहां से शुरू हुआ, एक्सट्रीम गया, वापस आया, इधर गया, इधर गया, वापस आया, इधर जब तक ना वापस पहुंचे तब तक एक ऑसिलेशन नहीं है। वो कॉन्सेप्ट यहां पे यूज होता है, समझिए। यहां पे जो दूसरी दीवार है उसने पहले ही स्प्रिंग को ई कंप्रेशन लाया। पहले ये मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है यहां कहीं असल में इस ब्लॉक की होती मीन पोजीशन, बट दीवार बनने की वजह से ये अंदर कंप्रेस्ड है, ऑलरेडी कंप्रेस्ड है, ई डिस्टेंस दूर। फिर ये कहता है यहां से हम ई इसको और कंप्रेस कर रहे हैं और छोड़ रहे हैं। अब बता दो जो है टाइम पीरियड ऑफ दिस ऑसिलेशन। अरे आराम से सुन बेटा, यहां से हमने शुरू किया, इधर लिया, इधर लिया, मुझे बता असल में मीन ये है। जरा गौर से देखो, अगर ई ऑलरेडी कंप्रेस्ड है और ई फर्दर ले रहे हो, ये कौन सी जगह बनेगी? सर ये एम्पलीट्यूड, एक्सट्रीम जगह, मतलब ए बनेगा। ये कौन सी जगह? मीन। ये तो a/2 हो गया ना, क्योंकि ये ई है, ये भी ई है, तो ये वाली जो पोजीशन है a/2 बना। अब बताओ ब्लॉक ने कहां से शुरू किया? a/2 से। a/2 से a तक जाने में कितना टाइम लगेगा? a/2 से a तक लगता है t/6। यहां से यहां तक बच्चे जो टाइम लगेगा वो लगता है टाइम पीरियड अपॉन 6, क्योंकि a/2 से मीन से a/2 लगता है t/12 और a/2 से सर t/6। अब मुझे बताओ एक ऑसिलेशन की डेफिनेशन क्या है? जहां शुरू की वहीं वापस, दोनों एक्सट्रीम को छूने के बाद। यहां से शुरू यहां तक आ गया, एक्सट्रीम हो गया t/6, वापस आया यहां से यहां तक, तो फिर से t/6 लगा। अब आप बोलोगे ये और उधर जाएगा, उधर जा नहीं सकता। तो इमेजिन करो ये उधर गया भी वापस भी आया, लेकिन वैसा तो होने वाला है नहीं। तो मतलब जब ये यहां से इधर जाएगा और वापस यहां तक पहुंचेगा, एक्चुअली वन ऑसिलेशन इज डन, क्योंकि ये उधर जा ही नहीं सकता है। सो दैट मीन ये दोनों एक्सट्रीम को छू के वापस आ गए। इसका एक्सट्रीम यहां से यही दीवार बन गई। तो बेटा मैं कह सकता हूं टोटल टाइम जो लगा वो आया 2t/6। 2t/6 मतलब t/3। टाइम पीरियड कितना आएगा? स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है 2π√m/k। तो बेटा 1/3 को ऐसे रख दो और उसके बदले 2π√m/k। दिस मस्ट बी द आंसर टू दिस 2π/3√m/k। होप कि आपको समझ आए। जहां से शुरू वहीं पे वापस, दोनों एक्सट्रीम को छूने के बाद। अब बेटा इसका एक्सट्रीम यहां से यही वॉल है, उधर जा नहीं सकता। सो दैट्स इट। चलिए बेटा, the oscillation of a body on a smooth horizontal surface is represented by the equation x is equal to a cos omega t। x is the displacement, omega is the frequency, ठीक है। which of the following correctly represents a with, देखो बेटा x देकर है, समझो मेरी बात, x देकर है a cos omega t। आपको होता है ना एक्सेलरेशन का कौन सा सही ग्राफ? हम सब जानते हैं फेज डिफरेंस बिटवीन एक्सेलरेशन एंड x इज इक्वल टू पाई। देखो कैसे, एक्सेलरेशन और v के बीच में होता है π/2, v और एक्सेलरेशन के बीच में π/2, x और a के बीच में पाई। सर हमें ये समझ नहीं आया। वेरी गुड।
मुझे बताओ अगर मैं इसकी 2 बार डिफरेंशिएशन करूं एक्सेलरेशन आएगी। एक्सेलरेशन बाय द वे होती क्या, अगर डिफरेंशिएशन भी नहीं करोगे लेट इट बी माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ये तो समझ गए। अब जरा बताओ एक्सेलरेशन है क्या, ओमेगा स्क्वायर इज अ कांस्टेंट, माइनस टाइम्स ऑफ एक्स, माइनस को मैं अगर फेज में कन्वर्ट करूं 180 होता है, यानी एक्सेलरेशन इज अहेड ऑफ एक्स बाय 180। मुझे एक चीज बताओ, अगर x है बेटा cos का फंक्शन, तो cos ये वाला ग्राफ हो गया, ये x का ग्राफ हुआ। v का कैसा ग्राफ हो जाएगा, वो 90 नीचे जाएगा, 90 नीचे जाएगा, मतलब v का ये वाला ग्राफ होगा। और अगर a करो वो इससे भी और 90 आगे, तो a जो है बेटा दैट इज नेगेटिव टाइम्स ऑफ x, मतलब इसी का रेप्लिका लेकिन नेगेटिव टाइम्स, मतलब वो ऐसा बन जाएगा। दिस वुड बी द एक्सेलरेशन ग्राफ। ये है बेटा पोजीशन का ग्राफ, क्योंकि पोजीशन यहां पे cos है, तो एक्सेलरेशन नेगेटिव टाइम्स ऑफ x है, वो ऐसा ग्राफ बनेगा। सो इनमें से करेक्ट ग्राफ जो वो करेक्ट ग्राफ है 3। तो आपको मैंने ना डिफरेंशिएशन बताई, करने जरूरी है, कुछ भी मत करो, याद रखो वेलोसिटी इज अहेड ऑफ x by 90 एंड एक्सेलरेशन इज अहेड ऑफ वेलोसिटी by 90, एक्सेलरेशन इज अहेड ऑफ पोजीशन by 180। सो रिमेंबर दैट दीज आर द स्टैंडर्ड्स। The time period of a simple pendulum inside a stationary lift is √5 seconds. Time period of simple pendulum stationary lift में t is equal to 2 pi root of L by G। तो that means इसका वैल्यू है बेटा अभी 5 सेकेंड, इसको दिमाग में रखा। अब लिफ्ट क्या करा, एक्सलरेट्स अपवर्ड्स, तो टाइम पीरियड हो जाएगा 2 pi रूट ऑफ L by G इफेक्टिव। और इस टाइम G इफेक्टिव कितना बनेगा, क्योंकि वो ऊपर जा रहा है, तो G plus G by 4 वो बनेगा 5G by 4, 5G डिवाइडेड बाई 4। अब एक काम कर बेटा, 5 by 4 को बाहर निकाल, 4 बनेगा 2 बन के ऊपर आ जाएगा, तो ऊपर 2 आएगा, 5 रूट में ही रहेगा। अगर मैं 5 और 4 को यहां से निकाल दूं, बचा क्या वहां पे, एक तो बचा 2 pi और बचा L by G। देखो मैंने क्या करा, 5 और 4 को मैंने बाहर निकालने की कोशिश की, 4 तो गया 2 बन के, बट रेस्प्रोकेट ऊपर आया, 5 ऐसे ही रहा, बाकी मैंने एज इट इज रखा। क्यों, क्योंकि इतना तो t है, तो बेटा आंसर क्या है 2t डिवाइडेड बाई √5। तो अभी तक आंसर आया, टाइम पीरियड जो नया है, नया टाइम पीरियड वो आया 2 डिवाइडेड बाई √5 इंटू t जो था स्टेशनरी लिफ्ट, दैट्स 5। तो यहां पे 5 आ गया, 5 डिवाइडेड बाई √5, 5 डिवाइडेड बाई √5 कितना होता है, 5 डिवाइडेड बाई √5, 2√5 इज द आंसर, 2√5। कहीं पे गलती तो नहीं हो गई, हाँ गलती हो गई है, ये 5 सेकेंड्स नहीं है बेटा, ये √5 सेकेंड्स है, √5 सेकेंड्स। तो बेटा इसका वैल्यू 5 नहीं है बेटा, √5 है, √5 कैंसल, आंसर इज 2। अभी कमेंट्स में लिखते आप इसका रूट भूल गए, अरे भूल सकता हूं यार, आई एम ए ह्यूमन, ठीक है, एरर हो सकता है, तो 2 सेकेंड इसका आंसर है। तो ये चीजें आपको खुद भी देखनी चाहिए, हाँ यहां पे मिस हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, मेथड गलत नहीं होना चाहिए। The spring constant of a spring is k. When it is divided in n equal parts, the spring constant of each is k by n. गलत बेटा, जब हम स्प्रिंग को n पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, हर पार्ट का जो k होता है ना, वो k by n नहीं nk हो जाता है। तो ये तो बिल्कुल गलत है, इसने ये गलत बता दिया। स्प्रिंग कांस्टेंट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल, बिल्कुल सही। k जो होता है इट डिपेंड्स ऑन द मटेरियल, इस हिसाब से assertion is false, reason is true, सही है। A block rides on a piston that is moving vertically with SHM. The maximum speed of the piston is 2 meter per second. The amplitude of the motion देखो बड़ा, ये फिर से वही क्वेश्चन है, SHM on a platform, बट यहां पे पिस्टन का यूज करा गया, ठीक है। इस क्वेश्चन में मैं बता दूं कि मुझे नहीं लगता मैक्सिमम स्टूडेंट से हो पाएगा, क्योंकि इसमें बेटा लैंग्वेज का थोड़ा सा एक इशू है, वो मैं आपको आपके साथ शेयर करूंगा इस क्वेश्चन में, ध्यान से सुनिएगा। दैट्स अ लैंग्वेज प्रॉब्लम विद दिस क्वेश्चन। सो एक तो लिसेजोस फिगर आपको बोनस मिलेगा, इसमें एक क्वेश्चन है लिसेजोस फिगर का, वक्त आने पे बताऊंगा। लास्ट वाला क्वेश्चन रखा हुआ है, तो वो भी आपका सिलेबस नहीं है, लेकिन इस क्वेश्चन में लैंग्वेज का थोड़ा सा टेक्निकल इशू है, मैं आपके साथ शेयर करूं। यहां पे क्या लिखा है, ब्लॉक राइड्स ऑन पिस्टन दैट्स मूविंग वर्टिकली अपवर्ड्स, ठीक है। द मैक्सिमम स्पीड, बेटा मैक्सिमम स्पीड देकर है, कितनी देकर है, 2 मीटर पर सेकंड, मैक्सिमम स्पीड देख रहे हैं 2 मीटर। द एम्पलीट्यूड ऑफ द मोशन, हमें निकालना है एम्पलीट्यूड ऑफ द मोशन। अब यहां पे यही है ट्विस्ट इसमें, एम्पलीट्यूड ऑफ द मोशन, तो हमें आम कोई पोजीशन नहीं निकालनी है बेटा,
हमें बताना है कि ये जब पीक पे पहुंचेगा, मतलब x जब इसका बनेगा, इसका x जब बनेगा a के बराबर, तो आपको तो ना एम्पलीट्यूड ऑफ मोशन कितना होना चाहिए ताकि यहां पे कांटेक्ट छूट जाए। द एम्पलीट्यूड ऑफ द मोशन, ये लिखा हुआ है एम्पलीट्यूड ऑफ द मोशन एट विच ब्लॉक एंड द पिस्टन विल सेपरेट। तो इस क्वेश्चन में अलग से ये नहीं देकर है कि बताओ एट एनी पोजीशन, यहां पे लिखा हुआ है बेटा एम्पलीट्यूड ऑफ दैट। अब इसमें क्या दिक्कत है, इसने वैल्यू वहीं से दिया है, वी हैव टू चेक क्या सच में एम्पलीट्यूड ये होना चाहिए ताकि कांटेक्ट छूट जाए। ठीक है, पहले बताओ इसकी इक्वेशन क्या बनती है, बताया था आपको mg और ऊपर की तरफ n, और बेटा जब ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो बेटा एक्सेलरेशन ऑफ SHM तो डाउनवर्ड्स होगा। सो इक्वेशन बनेगी mg माइनस n इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर। हमें लिखना था x एट एनी पोजीशन, बट इसने लिखा हुआ है द एम्पलीट्यूड ऑफ द मोशन, तो यहां पे बेटा a लिखना पड़ेगा। m और m कैंसिल हो जाए, सॉरी m और m कैंसिल होगा, n के बदले 0 कर दो, 0 g इज इक्वल ओमेगा स्क्वायर a। आई थिंक यहां तक बात आई समझ। अब मुझे क्या निकालना, मुझे एम्पलीट्यूड निकालना है। सो a इज इक्वल टू g विच इज 10 डिवाइडेड बाय ओमेगा स्क्वायर। अब ओमेगा कहां से लाओगे, v मैक्स बराबर होता है बेटा ओमेगा a, ओमेगा a देकर है 2 मीटर पर सेकेंड। जरा बेटा यहां से ओमेगा बताओ कितना सर, 2 बाई a, ओमेगा के बदले 2 बाई a, लेकिन स्क्वायर करोगे 4 बाई a स्क्वायर, तो वो a स्क्वायर ऊपर जाएगा, ये बनेगा 10a स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। तो बेटा अगर मैं कहूं a और a कैंसिल हो जाएगा, 4 इधर 10 नीचे, तो a मिलेगा 0.4 मीटर्स, जो क्या आएगा 0.040 सेंटीमीटर्स। आई थिंक यू गॉट इट। 0 पॉइंट कितना आएगा ये, एक सेंट, लेट्स चेक कितना आ रहा है ये, इज इट 0.4 मीटर्स, 0.4 मीटर्स है। अगर मैं इसमें लिखूं सेंटीमीटर्स तो बेटा डेसिमल यहां पे आ जाएगा, तो हमें लिखना पड़ेगा 0.40 सेंटीमीटर्स, नहीं 0.40 सेंटीमीटर नहीं, 40 सेंटीमीटर अगर मैं लिख दूं यहां पे, डेसिमल पॉइंट पीछे जाएगा, यानी एम्पलीट्यूड होना चाहिए 0.4 मीटर, या तो लिखो 40 सेंटीमीटर, और 40 सेंटीमीटर इसका वो एम्पलीट्यूड है कि अगर ये पार्टिकल इस एम्पलीट्यूड से SHM करे, a 40 है, तो बेटा कांटेक्ट छूट करे, ये छूट जाएगा। इसने कहा 20 सेंटीमीटर, विच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, स्टेटमेंट फर्स्ट इनकरेक्ट। V max is equal to R ओमेगा, A max is equal to ओमेगा स्क्वायर R is equal to G। तो बेटा ये वो कंडीशन है जो मैंने इसमें यूज करी, यहां पे कांटेक्ट कब छूट रहा है, तो बेटा ये कंडीशन तो सही है। इस हिसाब से स्टेटमेंट फर्स्ट जो है बेटा गलत है, इसका स्टेटमेंट 2 करेक्ट है, क्योंकि V max हमने वही यूज किया, R ओमेगा, अब यहां से R लिखा, हमने A लिखा, सो बात तो सही है बेटा। सो दिस फिनिशेस द क्वेश्चन। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर द गिवन मोशन मैच द फॉलोइंग दिस एंड दिस। तो आपको बेटा इनको मैच करना है। पहली चीज, अ बॉल इज रिलीज्ड इनसाइड अ टनल थ्रू द अर्थ। आपको बताना इनमें से कौन सा, पहले ये बताओ, टनल अर्थ के थ्रू डग आउट की, ब्लॉक डाला, हम सब जानते हैं दैट ब्लॉक इज गोइंग टू परफॉर्म SHM। तो बेटा ब्लॉक विल परफॉर्म SHM, लेकिन इसमें देखना है PQR BQO, दैट मीन्स हमें ये सब देखना है, ये क्या क्या हो सकता है। पहले हम जानते हैं वो SHM करेगा, इसमें श्योर हो आप? हाँ सर। क्या SHM पीरियोडिक मोशन होती है? हाँ सर होती है। क्या SHM ऑसिलेटरी का स्पेशल केस नहीं है? हाँ सर, तो ऑसिलेटरी भी है और SHM भी है। इसका मतलब है A जो है ना बेटा, वो पीरियोडिक भी है, ऑसिलेटरी, क्योंकि वो असल में SHM मतलब वो सब है। तो A का आएगा PQR, A का आएगा PQR। तो इस हिसाब से पहला ऑप्शन गलत है, और ये 3 अटक गए, क्योंकि PQR इन तीनों में अभी तक सब सही जा रहा है। देखो दूसरा, a simple pendulum is displaced by 60 degree from the mean position and released। बेटा ये गड़बड़ है। आपको लगता है पेंडुलम कैसा भी हो उसको ऑसिलेट करें वो SHM है, गलत। बेटा SHM की डेफिनेशन है दैट द एंगल थ्रू विच इट इज डिस्प्लेस्ड इट मस्ट बी स्मॉल, ताकि जो एक्सेलरेशन है वो अपोजिट टू x आ जाए। अगर आप एंगल ह्यूज रखते हो, एक्सेलरेशन विल नॉट बी अपोजिट टू x, बिकॉज एक्सेलरेशन इज माइनस ओमेगा स्क्वायर x, a शुड बी अपोजिट टू x। जब एंगल बहुत ज्यादा होगा, a की डायरेक्शन गलत हो जाएगी, एंगल शुड बी वेरी स्मॉल, दिस द डेफिनेशन ऑफ SHM। तो बेटा ये 60 डिग्री कह रहा है, यानी ये बॉडी ऑसिलेट तो करेगी, मगर ये SHM होने वाली नहीं है। तो बताओ क्या ये पीरियोडिक है? हाँ ये पीरियोडिक है। क्या ये ऑसिलेटरी है? लेकिन ये SHM नहीं है। इस हिसाब से ये मोशन पीरियोडिक भी है, ऑसिलेट, P एंड Q। तो दूसरा ऑप्शन PQ। तो अब ये वाला सेकंड वाला गया,
पी क्यू इन दो में अटक गया बेटा, लास्ट तक सॉल्व करना है। ऑब्जेक्ट टाइड विद अ स्प्रिंग इज डिस्प्लेस्ड एंड रिलीज, ऑब्जेक्ट टाइड विद अ स्प्रिंग एंड रिलीज, बताओ बेटा अगर हम इसको रिलीज करें तो बताओ क्या क्या हो सकता है। मेरे हिसाब से इट इज गोइंग टू परफॉर्म एसएचएम, तो उस हिसाब से ये फिर से 3 आ गया पी क्यू आर, अरे मारे गए, इसमें भी पी क्यू आर, इसमें भी। अब तो डी ही बेटा फैसला करने वाला है। रोटेशन ऑफ अर्थ अबाउट इट्स एक्सिस, रोटेशन जो है बेटा दैट्स पीरियोडिक, नीदर इट इज एसएचएम, क्योंकि उसमें बेटा आपके पास मीन पोजीशन गायब है, ना वो ऑसिलेटरी है ना वो बेटा एसएचएम है, तो वो कौन सी मोशन है, पीरियोडिक है, सिर्फ पीरियोडिक है। डी इज इक्वल टू पी। ओहो, ऑप्शन नंबर 3 बड़ा रुला दिया इस क्वेश्चन ने, ठीक है। इसको देखते हैं बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग वेव फंक्शन डज नॉट रिप्रेजेंट द ट्रेवलिंग वेव। मैं आपको सिंपल बता दूं, व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर द ट्रेवलिंग वेव। बेटा द क्राइटेरिया इज सिंपल, ध्यान से सुनो बेटा। हम जानते हैं एक्स माइनस बी टी जनरल फॉर्मेट होता है, या इस फॉर्मेट में अगर मैं लिखूं एक्स माइनस बी टी फॉर्मेट में, तो सबसे बड़ी बात है ये जो x माइनस बी टी वाला फॉर्मेट है, ये किसी भी x और t के लिए फाइनाइट वैल्यू देना चाहिए। देखो किसी भी ट्रैवलिंग वेव में ये वाला हिस्सा प्रेजेंट होता है, क्योंकि वेव होती है फंक्शन ऑफ x एंड टाइम, वी नो दैट कि इट्स अ फंक्शन k x माइनस ओमेगा t, वी नो दैट इट इज अ फंक्शन ऑफ बोथ। मैं ये बोल रहा हूं ट्रैवलिंग वेव की कैरेक्टरिस्टिक है कि किसी भी वैल्यू ऑफ x और t पे, किसी भी वैल्यू ऑफ x और t पे जो ये टोटल चीज है x माइनस बी टी, ये फाइनाइट वैल्यू देना चाहिए, ये कभी भी इनफाइनाइट या अनडिफाइंड नहीं होना चाहिए। आप इनमें देखिए ये जितनी भी फंक्शंस है, देखो यहां पे लॉग है, हम जानते हैं लॉग टेंड्स टू इन्फिनिटी, ठीक है। यहां पे y इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय x प्लस वी टी, एक्स माइनस वी टी का होल स्क्वायर, ये सब के सब एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ x और t पे बेटा इस कंडीशन को फेल करेंगे। एंड ये 7th क्लास का मैथमेटिक्स है कि अगर हम डिफरेंट वैल्यूज इसमें डालेंगे, एंड ऑल दीज एक्चुअली दिस एंड दिस, ऑल द 3 फेल इन दिस कंडीशन कि फॉर एनी वैल्यू ऑफ, फॉर आप कुछ भी डालो किसी भी वैल्यू ऑफ x और t पे, ये फंक्शन जो है बेटा इसमें जरा यहां पे डालो x इज इक्वल टू यहां पे 0 कर दो और t इज इक्वल टू 0 कर दो, ये बनेगा 1/0, और 1/0 अनडिफाइंड होता है, लॉग बेटा इन्फिनिटी को टेंड करता है। वी नो दिस सिंपल मैथमेटिक्स, वी कैन डू दिस। सो दैट मींस ये तीनों ये जो है ये करने में बेटा फेल हो जाते हैं कि इन तीनों का क्या गड़बड़ है, ये तीनों जो है इन्फिनिटी या अनडिफाइंड रिजल्ट्स देते हैं, जबकि हमें हमेशा x और माइनस बी टी फाइनाइट रिजल्ट होना चाहिए। किसके लिए, फॉर एनी वैल्यू ऑफ x एंड t, माइंड दिस। चलिए बेटा नेक्स्ट, at what temperature will the speed of sound in ear be 3 times of its value at 0 degree Celsius? 0 डिग्री सेल्सियस पहले तो याद रखो 273 केल्विन होता है, पहली बात। कहता है स्पीड का थ्राइस हो जाएगा। बताओ बेटा स्पीड क्या कैसे रिलेटेड है टेम्परेचर के साथ, रूट ऑफ टी। एक्चुअली स्पीड होता है, इफ यू नो स्पीड ऑफ साउंड इज इक्वल टू गामा पी बाई रो, P बाई रो के बदले आर टी बाई एम, T इज द टेम्परेचर, तो हम जानते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T। सो बताओ बेटा पहले जो स्पीड है वो V है, बाद में आपको ये 3V करना है, पहले 273 है, बाद में T डैश है। दो इक्वेशंस बनाओ, डिवाइड करो, वंस यू विल डिवाइड यू विल गेट 2184 degree Celsius. Actually, you will obtain the answer in Kelvin. On changing the Kelvin into degree Celsius, you will obtain option number 3. That is the correct one. So, अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव ऑन अ स्ट्रेचड स्ट्रिंग इज, देखो बेटा क्या बोल रहा है, द स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव ऑन अ स्ट्रेचड स्ट्रिंग। जरा स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव ऑन स्ट्रेचड स्ट्रिंग क्या होता है सर, टी बाई म्यू होता है ये। अब बताओ बेटा ये किसके प्रोपोर्शनल है, कहता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेंशन, गलत। डायरेक्टली रूट ऑफ टेंशन, ये गलत है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्क्वायर रूट ऑफ टेंशन, सही है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टेंशन, गलत। इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर रूट ऑफ टेंशन, गलत। ऑप्शन नंबर डी, सॉरी सेकंड इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एन ओपन पाइप ऑफ सफिशिएंट लेंथ इज डिप्ड इन द वाटर। द मोमेंट ओपन पाइप को आप वाटर में डुबो देते इट बिकम्स अ क्लोज्ड ऑर्गन पाइप केस, ठीक है। अच्छा, विद द स्पीड ऑफ, अब ये पाइप नीचे जा रही है, विद द स्पीड ऑफ v, ये नीचे जा रही है, ठीक है।
इफ एट एनी इंस्टेंट एल इज द लेंथ ऑफ द ट्यूब अबव द वाटर, पानी से ऊपर जो लेंथ है वो एल है, और यही एल अगर आपको पता हो, इसी एल में वेव बनाई जा सकती है। जो पानी के अंदर हिस्सा है वो लेंथ ऑफ द ट्यूब मानी नहीं जाएगी, लेंथ ऑफ ट्यूब वही हिस्सा होगा जो बेटा पानी से बाहर हो। इतना तो आ गया हमें समझ, ठीक है। अब क्या कह रहा है, अब ये क्या कह रहा है, अब ये ट्यूब जा रहा है नीचे एट द रेट ऑफ, क्या बोल रहा है बेटा, if at any instant L is the length of the tube above the water, then the rate at which the fundamental frequency of pipe change, कहता है किस रेट पे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी चेंज हो। पहली बात, अब बताओ ये पानी में जाने से क्लोज्ड है या ओपन ऑर्गन पाइप है? सर क्लोज्ड है। क्लोज्ड की क्या होती है सर? NV/4L, ये होती है बेटा फ्रीक्वेंसी NV/4L। हाँ सर होती है। और मुझे एक चीज बताओ, इसने कहा स्पीड ऑफ साउंड C मान लो, तो ये V जो है ना यहाँ पे लिखना NC/4L, क्योंकि स्पीड ऑफ साउंड होता है यहाँ पे V होता है स्पीड ऑफ साउंड, और इसने कहा वो C से रिप्लेस कर दो, करा हमने। ऊपर से इसने कहा फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, तो बेटा n के बदले 1 करना है, तो ये हटा दो तो C/4L हुआ। लेकिन ये क्या मिला, ये मेरा फ्रीक्वेंसी, चाहे क्या रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स विद टाइम, बेटा डिफरेंशिएट करेंगे। जैसे ही मैं डिफरेंशिएट इसको करूंगा विद टाइम, 4 कहां जाएगा बाहर, स्पीड ऑफ साउंड कहां जाएगा बाहर, तो बेटा बनेगा C/4। डिफरेंशिएशन किसकी होगी विद टाइम? सर L की, लेकिन L तो नीचे, L को ऊपर चढ़ाओ, L-1। अब बताओ बेटा x रेज पर n की डिफरेंस, n इंटू एक्स रेज पर n-1, तो नीचे बाहर आएगा सॉरी माइनस, और ऊपर आ जाएगा L रेज पर -2, उसको नीचे लाओ, वो बनेगा L+2। बट हियर इज द प्रॉब्लम इज दैट नीचे वेरिएबल है t, ऊपर है L, तो बेटा इंटरनल डिफरेंशिएशन जिसको आप t मान रहे हो, मतलब आपने L को पहले t माना, बन गया t रेज पावर n, तो बन गया n इंटू t रेज पावर n-1। फिर इंटरनल डिफरेंशिएशन ऑफ L dL/dt। मुझे बताओ जब ये पाइप नीचे जा रही, L का वैल्यू कम हो रहा है, तो dL/dt क्या है? सर वो माइनस है। dL रेट ऑफ चेंज ऑफ लेंथ वो खुद नेगेटिव है, तो बेटा बताओ क्या होगा, dL/dt से क्या होगा? सर वही तो होगी ना स्पीड ऑफ द पाइप जिससे वो नीचे जा रहा है। बट शैल आई राइट इट माइनस और प्लस? सर माइनस, एक माइनस जो यहां से बाहर आएगा इसका डिफरेंशिएशन आराम से C/4 ऑलरेडी था, इसकी डिफरेंशिएशन n वो है -1, L रेज पावर n-1 वो बनेगा -2, इंटरनल डिफरेंशिएशन ऑफ L वो बनेगा dL/dt। ये खुद बेटा यहाँ पे dL/dt कम हो रहा है, ये खुद माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये नीचे लाओ, इसके बदले v लिखना, रेट ऑफ चेंज ऑफ L इज v, तो मेरा आंसर मिला प्लस CV डिवाइडेड बाई 4L स्क्वायर। CV डिवाइडेड बाई 4L स्क्वायर, बताओ कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर 2, दैट्स द आंसर। Two tuning forks when sounded together produce 4 beats per second. The frequency of one is 256. देख बेटा, दो ट्यूनिंग फॉर्क्स है, उनमें से एक की 256 है। जब इसको अननोन के साथ आपने साउंड कराया, आपने 4 बीट सुने पर सेकंड, तो जाहिर सी बात है 256 माइनस F4 हो सकता है, लेकिन यहां पे गड़बड़ है, F-256 भी तो 4 हो सकता है। देखो बीट फ्रीक्वेंसी होती क्या है? दो फ्रीक्वेंसीज का डिफरेंस। बट बेटा यहां पे दिक्कत है, या तो 256 अननोन से ज्यादा होगा या तो 256 अननोन से कम होगा। अब इसने कंडीशन क्या दी? सो 256 माइनस F इज 4 और F माइनस 256 इज 4। अब ये क्या कहता है? द फ्रीक्वेंसी ऑफ वन इज दिस, ठीक है, एक वाले की ये, द नंबर ऑफ बीट्स हर्ड इंक्रीजेस, नंबर ऑफ बीट्स जो है वो बढ़ रहा है, क्या करने से? बाय लोडिंग विद द वैक्स। बेटा नून वाली ट्यूनिंग फॉर्क को जब लोड करा गया, तो बेटा नून वाली ट्यूनिंग फॉर्क को लोड करोगे वैक्स, तो उसकी फ्रीक्वेंसी घटेगी ना सर। द फ्रीक्वेंसी ऑफ द अदर इज, एक चीज बताओ, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा लैंग्वेज प्रॉब्लम है, क्योंकि यहां पे आपको मैक्सिमम बच्चों को एग्जामिनेशन में हुआ होगा, हमने किसको लोडिंग की, ठीक है, यहां पे वन एंड अदर वाली टर्म्स है। हाँ ये देखो बेटा, द फ्रीक्वेंसी ऑफ वन फ्रीक्वेंसी इज दिस, ठीक है, फिर कहता है द फ्रीक्वेंसी ऑफ द अदर इज, जबकि एक को हमने लोडिंग कर दी, तो यहां पे नून की लोडिंग हो रही, यहां पे वन एंड द अदर इन वर्ड्स में, तो फिर भी मैं सही तो है ये क्वेश्चन, बट लैंग्वेज इसकी उतनी अच्छी भी नहीं है। तो बेटा यहां पे लोडिंग आपने नून की कर दी,
नून की लोडिंग करोगे फ्रीक्वेंसी कम होगी, तो यहां भी कम कर दो, लेकिन ये कह रहा है नंबर ऑफ बीट्स बढ़ रहे हैं। बताओ लॉजिकली फिर कौन सा है? अगर यहां पे कम हो जाएगा ना बेटा, आंसर कम होना चाहिए, तो ये लॉजिकली गलत है। यहां कम होगा, आंसर बढ़ सकता है। तो f इज इक्वल 4 + 2 56, 4 + 2 56, 260 हो जाएगा। सो बेटा यहां पे ऑप्शन नंबर 3 आएगा करेक्ट। चलिए, and interference is observed due to two coherent sources A and B separated by a distance of 4 lambda along y axis where lambda is the wavelength of the source। ठीक है, देखो बेटा दो सोर्सेज हैं A और B और इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो बचे है 4 लैम्डा। ठीक है, A detector D is moved on the positive x axis। तो बेटा डिटेक्टर D को पॉजिटिव x axis पे मूव करा गया है, कहां से कहां तक? x इज इक्वल टू 0 से, मतलब डिटेक्टर पहले इधर है, फिर आप इस d को लेते हो इन्फिनिटी पे। ठीक है, एट विच मैक्सिमम इज ऑब्जर्व्ड। मुझे निकालना क्या है पहले वो बता दो। द नंबर ऑफ पॉइंट्स, ये है क्वेश्चन, द नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑन द x एक्सिस excluding the point 0 and infinity at which maximum will be observed। देख बेटा मैं थोड़ा सिंपल बनाऊं, कितने सोर्स? दो के बीच में लेंथ है 4 लैम्डा, इनके बीच में लेंथ है। डिटेक्टर पहले बी पॉइंट पे है और डिटेक्टर क्या मेजर कर रहा है बेटा? जो वहां से जो साउंड्स आ रहे हैं उनका इंटरफ्रेंस देख रहा है। आप डिटेक्टर को ले जा रहे हो कहां से? 0 से इन्फिनिटी ले जा रहे हो। आपको बताने आपने कितने मैक्सिमा सुने, लेकिन आपको कौन से मैक्सिमा इंक्लूड नहीं करने? जो बने x इज इक्वल 0 और इन्फिनिटी पे, वो वाले एक्सक्लूड करने। पहले ये बता दो, डिटेक्टर अगर बी पे, तो जरा बताओ इनके बीच में पावर डिफरेंस, वेव यहां से निकलेगी यहां पे वेव पहुंचेगी, व्हाट इज द पावर डिफरेंस? सर दैट्स इक्वल टू 4 लैम्डा। डेल x इज इक्वल 4 लैम्डा, डेल x इज इक्वल 4 लैम्डा। हम जानते बेटा मैक्सिमम के लिए पावर डिफरेंस का कंडीशन है n लैम्डा। अब जरा इसको कंपेयर करो तो n इज इक्वल 4। इसका मतलब है जब डिटेक्टर बी पॉइंट पे होगा, डिटेक्टर सुनेगा फोर्थ मैक्सिमा सुनेगा, फोर्थ मैक्सिमा। यहां तक आया समझ? अब डिटेक्टर दूर दूर जा रहा है, मुझे बताने टोटल कितने बीच में बनेंगे। जरा पहले इसको इन्फिनिटी पे ले जाओ। अगर इन्फिनिटी पे ले जाओगे तो साउंड वेव्स कैसी हो जाएंगी? पैरेलल हो जाएंगी। अगर पैरेलल होगी तो उनके बीच में पावर डिफरेंस कितनी आएगी? 0। अगर पावर डिफरेंस इन्फिनिटी पे 0 आएगी, फिर से करो, डेल x इज इक्वल टू n लैम्डा और डेल x अब है 0 जब आएगा तो n कितना है? 0। इसका मतलब है इन्फिनिटी पे जो बन रहा है वो बन रहा है सेंट्रल, जिसको आप बोल रहे थे सेंट्रल मैक्सिमा। तुम लोग को याद है, ये है बेटा सेंट्रल मैक्सिमा, 0th ऑर्डर मैक्सिमा कहा जा सकता है, 0th ऑर्डर मैक्सिमा। अब मुझे एक चीज बताओ टोटल कितने बने? आप बोलोगे सर ये और ये मिला के अगर आप देखोगे तो ये तो बहुत सारे हुए, 0 हुआ, फर्स्ट हुआ, सेकंड। हमें तो वो बोलने बेटा जो बीच में बने। बता ये फोर्थ है, यहां पे इसको नहीं इंक्लूड करना, x इज इक्वल 0 को इसको इंक्लूड नहीं करा, तो यहां पे बनेगा कौन सा? थर्ड के सेकंड, फर्स्ट और फिर यहां पे है 0। समझ बेटा ना, 0th को इंक्लूड करना है ना 4th को, तो कौन कौन आया? थर्ड आपको इंक्लूड करना है, सेकंड आपको इंक्लूड करना है, फर्स्ट आपको इंक्लूड करना है, क्योंकि उसके बाद यहां से 0th मैक्सिमा आ रहा है, यहां से 4th, ये दो नहीं। तो ये कितने हुए? सर 3 हुए। तो आपको याद रखना है यहां पे 3 ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमास आप सुन रहे हो। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। A closed pipe resonates at its fundamental frequency of 300 Hz. Which one of the following is wrong? ठीक है, wrong कौन सा है? ठीक है, देखो क्या कह रहा है, the fundamental frequency is 300, closed organ pipe, fundamental हुआ ना V/4L, V/4L कह रहा है कितना है? 300 Hz। अब कह रहा है क्या चेंज, इनमें से कौन सा गलत है? If temperature rises, fundamental frequency increases। बिल्कुल सही यार, ये v क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ साउंड। अभी पढ़ा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रूट ऑफ t, तो t बढ़ाने से बढ़ेगा, और ये भी वही कह रहा है, लेकिन हमें गलत बताना है। तो ये सही है, हमें गलत बताना है, ये हमारा आंसर नहीं है। इफ द प्रेशर राइजेस फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस, यहां पे आपने गलती की होगी। सुनना, आपको लगेगा नहीं प्रेशर पे भी डिपेंड करता है, तो ये भी सही है, यही स्टेटमेंट इसमें गलत है। वेलोसिटी ऑफ साउंड आपको याद होना चाहिए गामा p/ρ। और बच्चे क्या करते हैं, जब उन्होंने देखा प्रेशर बढ़ रहा है, फट से बोला वेलोसिटी ऑफ साउंड बढ़ेगी, ये जो है फ्रीक्वेंसी अकॉर्डिंगली फंडामेंटल बढ़ेगी। ना बेटा, फ्रीक्वेंसी फंडामेंटल बढ़ने वाली नहीं। सर क्यों? प्रेशर बढ़ेगा, डेंसिटी भी बढ़ेगी, इनका रेशियो रिमेन्स कांस्टेंट। तो प्रैक्टिकली वेलोसिटी ऑफ साउंड और फ्रीक्वेंसी आर इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर। याद रख, आर इंड ऑफ प्रेशर।
आपने 3 स्पीड्स पढ़ी है मैक्सवेल की, आरएमएस, एवरेज एंड मोस्ट प्रोबेबल। जैसे वो 3 इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर है, वैसे ये भी इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर है, क्योंकि प्रेशर अकेले नहीं बढ़ेगा, साथ में डेंसिटी भी बढ़ेगी। तो बेटा याद रख, इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर। इस हिसाब से बताओ आंसर क्या आएगा? इस हिसाब से आंसर आएगा हमारा, ये कह रहा है प्रेशर बढ़ेगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। ये गलत स्टेटमेंट है, लेकिन हमारा क्या है? हमारा तो यही आंसर सही है। क्या कह रहा है? फर्स्ट ओवरटोन इज ऑफ द फ्रीक्वेंसी। जरा फर्स्ट ओवरटोन कौन सा फंडामेंटल? ये हुआ 3v/4l। 3v/4l सॉल्व करो, मुझे बताओ क्या वो 3 टाइम्स ऑफ फंडामेंटल नहीं है? 3 3 9 हुआ ना, सीधे 900 हर्ट्ज, बिल्कुल सही है। एन ओपन पाइप विद द सेम फंडामेंटल फेज ट्वाइस द लेंथ। ओ ये कर सकते हो आराम से, इसको रिलेट करो, ये भी सही है। बट ये हमारे सही स्टेटमेंट है, जो हमारे आंसर्स नहीं है। दीज आर करेक्ट बट दीज आर नॉट आवर आंसर्स। आंसर इनकरेक्ट वाला विच इज सेकंड। चलो, two pendulum of time period 3 seconds and 7 seconds respectively start oscillating simultaneously from two opposite extreme positions। देख बेटा, दो पार्टिकल्स है, इन्होंने ऑसिलेट शुरू करा। एक ने इस एक्सट्रीम से ऑसिलेट करना शुरू किया, एक ने इस एंड से ऑसिलेट शुरू किया। आपको बताना है अगर इनका टाइम पीरियड 3 और 7 सेकंड, इनका टाइम पीरियड, इसका टाइम पीरियड 3 है, उसका 7 है, 3 सेकंड और 7 सेकंड, आपको क्या बताना है कितने टाइम के बाद दे विल बी इन सेम फेज। देख बेटा, इस क्वेश्चन को अपनी कॉपी पे लिख। दो ये है पार्टिकल्स, वो एसएचएम कर रहे हैं, बताओ कब होंगे सेम फेज में। बेटा आपको पता है जो एसएचएम की इक्वेशन होती है, साइन के बाद वाला हिस्सा फेज होता है। तो बेटा हम क्या करेंगे, ये कितने पार्टिकल है? 2, इनका बनाएंगे बेटा पूरा एसएचएम का इक्वेशन, उसमें उठाएंगे दोनों के फेज इक्वेशंस, फेज वाले हिस्से। सेम फेज बनने का मतलब क्या है? मतलब उन दो फेज को इक्वल कर दो, आंसर मिल जाता है। किस टाइम के बाद ऐसा होगा? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है, ध्यान से। अब इनकी इक्वेशन बनानी है, जरा बता बेटा, मेरे मेथड से मैंने आपको पढ़ाया हुआ है हाउ टू बिल्ड द इक्वेशन ऑफ एसएचएम। ये पार्टिकल कहां से स्टार्ट करा है? सर एक्सट्रीम से इधर की तरफ जा रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट। सर्कल बनाएंगे इसका, मैं तो सर्कल डायग्राम बनाता हूं। पॉजिटिव एक्सट्रीम मतलब ये पार्टिकल इधर है और सेकंड क्वाड्रेंट में जाने की कोशिश कर रहा है। बताओ इसका इनिशियल फेज सर π/2। बताओ इस वाले पार्टिकल की इक्वेशन, पहले वाले पार्टिकल की इक्वेशन सर वो बनेगी x = a sin ωt। ω1t में रखूंगा क्योंकि टाइम पीरियड अलग अलग है ना। ω1t + π/2, ये इसका बेटा इनिशियल फेज है। अब बना बेटा दूसरा पार्टिकल, जरा देखिए कौन सा ये है, फोर्थ क्वाड्रेंट और ये आप नेगेटिव एक्सट्रीम पे है, नेगेटिव एक्सट्रीम। तो पार्टिकल इधर है, इसका सर्कल कैसा बनेगा? इसका अगर सर्कल डायग्राम बनाऊं तो ये नेगेटिव एक्सट्रीम पे और फोर्थ में जाना चाहता है, ये यहां पे। जरा इसका इनिशियल फेज कितना है? घूम जाओ यहां से एंटी क्लॉकवाइज में और ये आएगा 3π/2। तो बेटा इसका इनिशियल फेज है 3π/2। तो क्या इक्वेशन बनेगी? a sin ω2t और इसका बनेगा इनिशियल फेज 3π/2। अब मुझे बताओ ये कहता है किस टाइम के बाद इनका जो फेज बराबर होगा? इसका ये वाला बराबर कर दो टाइम टी पे, टी टाइम पे फेज बराबर हो रहा है। तो बताओ बेटा इक्वेशन क्या बनेगी, जरा बताओ। अगर मैं यहां पे ऐड स्लाइड कर दूं, ओ सॉरी, यहां पे ऐड स्लाइड कर दूं। पहले का फेज क्या था? ω1t + π/2 और दूसरे का क्या हो गया था आफ्टर टाइम t? फेज सेम, ω2t + 3π/2, ये था ना उसका। π/2 उधर ले जाओ, 3π/2 - π/2 वो बन जाएगा बेटा पाई, वो बनेगा पाई। ω2t इधर ला और t कॉमन निकाल, तो अंदर बचेगा ω1 - ω2। अब ω1 क्या होता है? 2π/t1, वो तो 3 सेकंड था, तो 2π बाहर निकालो और यहां पे आएगा 3, यहां पे आएगा 1 / 7, ये आएगा 7 और मल्टीप्लाई बाय t = पाई। मैंने क्या करा? 2π/t 2π कॉमन निकाला। पहले का था टाइम पीरियड 3 और a 7, ये आएगा 7, ये आएगा 3, 4 / 21 और यहां से क्या है बेटा? 2π = पाई और पाई कैंसिल हो जाएगा। 21 ऊपर और यहां पे t इधर है, 21 ऊपर 8 नीचे, 21/8। तो टाइम मिला 21/8 सेकेंड्स। इस टाइम के बाद इनका फेज बराबर होगा 21/8, ऑप्शन नंबर 1। इसको लिख अपनी कॉपी पे बेटा, इससे पहले कि रोना पड़े बाद में इसको लिखना। ए क्लोज्ड ऑर्गन पाइप एंड ओपन ऑर्गन पाइप ऑफ सेम लेंथ प्रोड्यूस 2 बीट्स when they are set in vibrations simultaneously। दो है, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप और ओपन। देख बेटा ये क्लोज्ड है ये ओपन है, ठीक है। सेम लेंथ से समझ, इसकी L है, इसकी L है
और जब इनको साउंड करा गया क्लोज्ड एंड ओपन सेम लेंथ प्रोड्यूस 2 बीट्स व्हेन दे आर। सो इसका मतलब है फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लोज्ड माइनस फ्रीक्वेंसी ऑफ ओपन, डिफरेंस जो है बेटा प्रोड्यूस 2 बीट्स पर सेकंड साइमल्टेनियसली। लेंथ बराबर है किस मोड में? व्हेन दे आर सेट इन वाइब्रेशन साइन इन देयर फंडामेंटल मोड। तो क्लोज्ड का होगा फंडामेंटल V/4L, क्योंकि L बराबर है, यह आएगा V/2L इज इक्वल टू 2। यहां तक सब सही है। सर आपको कैसे पता दिस माइनस दिस, उल्टा दिस माइनस दिस? अरे भूत है क्या? ये वाली फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, ये वाली कम है, तो बेटा जाहिर सी बात है ये वाली क्या है, ये वाली ज्यादा है क्या? गड़बड़ तो नहीं बोल रहा मैं, एक सेकेंड। V/4L ये वाली बेटा आ जाएगी कम और ये वाली आएगी ज्यादा, तो ये तो गड़बड़ हो गया भाई, मैंने गलत लिख दिया। ठीक है, हाँ जी मैंने गलत लिख दिया, इसमें मुझे चाहिए ऐसा करना, फ्रीक्वेंसीज का डिफरेंस आ रहा है बेटा ये, तो मुझे लिखना चाहिए F ओपन माइनस F क्लोज्ड, मुझे लिखना चाहिए 2, क्योंकि बेटा अगर लेंथ बराबर है ये आ जाएगा V/2L और ये आ जाएगा V/4L। अब बेटा सही सही लॉजिक लग रहा है, ये बड़ा ये छोटा, बड़े में से छोटा गया 2 आ गया, सही है सही है, बहुत गलत किया था मैंने। हाँ जी, द लेंथ ऑफ द ओपन ऑर्गन पाइप इज नाउ, पहले इसको सॉल्व तो करो रामदीन। V/L कॉमन निकाल, 1/2 या रेशनलाइजेशन कर, चल हट बता। V/4L बाहर निकाला, 2 - 1 1, तो V/4L, V/4L का वैल्यू 2, V/4L का वैल्यू 2 याद रख, या V/L का वैल्यू याद रख 8 आ गया। ठीक है, देख रामदीन क्या आ सकता है। अब मुझे बता अब क्या कह रहा है, द लेंथ ऑफ ओपन ऑर्गन पाइप इज नाउ हॉलवर्ड। अब हमने ओपन ऑर्गन की कर दी L/2, और हां जी लेंथ ऑफ ओपन इज हॉलवर्ड एंड ऑफ द क्लोज्ड ऑर्गन पाइप इज डबल्ड, और इसकी मैंने डबल कर दी क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, तो ये 2L बन गया। अच्छा फिर क्या कह रहा है, फिर क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ बीट्स, अब कितने बीट सुनोगे, द नंबर ऑफ बीट्स प्रोड्यूस्ड इज, जरा इधर बता। अब ओपन कितनी बनेगी, ओपन की क्या बनेगी इस टाइम, ओपन की F0 की क्या बनेगी, V ओपन की, क्या मैं कर रहा हूं, क्या हो गया, एक सेकेंड। द लेंथ ऑफ द ओपन ऑर्गन पाइप इज नाउ हॉलवर्ड। ठीक है, ओपन ऑर्गन पाइप की फ्रीक्वेंसी होती है V/2L, 2। अब L कितना हो गया, L/2, तो L/2, तो 2 कैंसल, यानी V/L हो गया। अच्छा क्लोज्ड का क्या किया, अच्छे से पढ़ो, एंड द क्लोज्ड ऑर्गन पाइप इज डबल्ड, उसका 2L। फंडामेंटल क्या था क्लोज्ड का, जरा बताओ, V/4L, लेकिन आप L कितना है, वो 2L है, ये बन गया बेटा V/8। अब मुझे एक चीज बताओ, ये बड़ा या ये बड़ा, जाहिर सी बात है 8L। ठीक है, जाहिर सी बात है बेटा यहां पे डिनोमिनेटर ज्यादा है, ठीक है, तो ये तो कम आ जाएगा और ये ज्यादा, V/L माइनस V/8L, इनका जो डिफरेंस है वो N है, मान लो नंबर ऑफ बीट्स, वही तो आपको बताना है। इनमें से कॉमन क्या निकलेगा, V/L, वो 8 है बेटा, V/L का 8 है, अंदर बचा 1 - 1/8 और इज इक्वल टू N। 8 - 1 7/8, 8 कैंसल, N इज इक्वल टू 7 विच इज द नंबर ऑफ बीट्स, तो नंबर ऑफ बीट जो हर्ड होगा वो 7 होगा। चल बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रिलेशन इज गिवन द करेक्ट इंफॉर्मेशन फॉर द गिवन ट्यूनिंग फॉर्क्स। ये मोटा ट्यूनिंग फॉर्क है, पतला है, मतलब यहां से यहां जाने में फाइलिंग हुई है, मास कम हुआ है तो इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, इसकी कम होगी, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस वुड बी ग्रेटर देन दिस, तो बेटा मेरे हिसाब से इसकी ज्यादा है, क्यू की ज्यादा है, तो बेटा ये वाला आएगा आंसर। एक सेकंड सुन लीजिएगा, जो आपके साथ की शेयर होगी उसमें इसका आंसर गलत दिया है, उसने इसका आंसर दिया, और उसने कैसे वो आंसर मतलब निकाला है, वो लेंथ्स के बारे में कह रहा है कि ये वाली ट्यूनिंग फॉर्क देखो थोड़ी सी बड़ी है, ये वाली ट्यूनिंग फॉर्क इसकी लेंथ कम है। अरे दूर से क्या दिख रहा है, अगर मैं इस क्वेश्चन को देखूं तो साफ दिख रहा है ये मोटा है, ये पतला है, मतलब फाइलिंग हुई है, और ये कमजोर है, मास इसका कम है, फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, तो की पे मत जाना बेटा, यहां पे लॉजिकली जो मुझे दिख रहा है मैंने वो बता दिया। Waves A and B are pictured below, may or may not be in phase, मतलब इनके बीच में फेज बदलता रहता है, ठीक है। अच्छा सुपर इंपोज एक दूसरे, द रेंज ऑफ पॉसिबल एम्पलीट्यूड क्या होता है, पहले याद करो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का स्क्वायर सुपर पोजिशन में होता है A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ A1 A2 कॉस ऑफ डेल फाई, ये होता है जनरल।
रेंज मतलब हुआ ए का मैक्सिमम वैल्यू और ए का मिनिमम। आप जानते हो दो वेक्टर्स अगर होंगे रिजल्टेंट ये होता है, और उसी रिजल्टेंट का मैक्सिमम वैल्यू जो होता है वो होता है बेटा दो का एडिशन, और मिनिमम वैल्यू जो यहां पे इस रिजल्टेंट का आ सकता है, मिनिमम वैल्यू ऑफ द रिजल्टेंट वो आता है बेटा दो का सब्ट्रैक्शन है, लार्जर माइनस स्मॉलर। तो बता बेटा इसका एम्पलीट्यूड कितना 6, इसका 3, मैक्सिमम 9 और मिनिमम 3, मैक्सिमम 9 मिनिमम 3, रेंज आएगा 3 से 9। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। रेंज विल बी 3 to 9, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। A piece of the cork is floating on in water in small tank. The cork oscillates up and down vertically when the small ripples pass over the surface. The velocity of the ripples is मतलब velocity of wave देकर है 0.21 मीटर पर सेकंड, एंड वेव लेंथ देकर है बेटा 15 mm। इसको यूनिट में कन्वर्ट करना, मिलीमीटर है बेटा, मीटर में कन्वर्ट करना, 15 इंटू 10⁻³ मीटर्स, ये बन गया बेटा वेव लेंथ। मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द पीस ऑफ द कॉर्क इज, आपको निकालनी है वेलोसिटी। पहले बताओ कॉर्क क्या है बेटा, ये पार्टिकल है यहां पे, और पार्टिकल की वेलोसिटी एक वेव में होती है v इज इक्वल ओमेगा रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, क्योंकि ये मैक्सिमम हो रहा है। तो द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द कॉर्क इज इक्वल टू, इट्स नॉट द वेलोसिटी ऑफ द वेव, इट्स द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल व्हिच इज ऑसिलेटिंग, दैट वुड बी, वो भी मैक्सिमम, दैट वुड बी ओमेगा a। अब ओमेगा का बंदोबस्त कर दो, एम्पलीट्यूड वहीं से देकर, एम्पलीट्यूड कितना देकर है जरा बताओ, कहां पे देकर है, कहां पे देख, एम्पलीट्यूड ये रहा 5 mm, जो कि हमने कन्वर्ट कर किया है, एंड एम्पलीट्यूड 5 mm, वेव लेंथ 15, अच्छा एम्पलीट्यूड देकर है 5 mm, वो भी बनेगा 5 इंटू 10⁻³ और वेव लेंथ भी देकर है, एम्पलीट्यूड भी देकर है। एम्पलीट्यूड के बदले क्या लिखोगे 5 इंटू 10⁻³ अब बेटा बंदोबस्त किसका करना, ओमेगा का। ओमेगा का बंदोबस्त कैसे करोगे, इन क्वांटिटी से जो है वेव लेंथ देकर है, वेलोसिटी देकर है। आप जानते हैं वेलोसिटी ऑफ द वेव इज इक्वल टू ओमेगा बाई के, लेकिन उसे काम नहीं बनेगा, रहने दे। एक काम कर देता हूं, ध्यान से देख, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू v बाई लैम्डा, ये हम जानते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव v बाई लैम्डा। क्या मुझे वेलोसिटी ऑफ द वेव देकर है, हां सर देकर है। क्या मुझे वेव लेंथ देकर, हां सर देकर। क्या निकालोगे बच्चे, एफ। एफ को किस में सबस्टिट्यूट करोगे, ओमेगा में, बात खत्म। ओमेगा में कैसे सबस्टिट्यूट करोगे, ओमेगा के बदले 2πf लिख देना मल्टीप्लाइड बाय दिस। तो बेटा फिर से बताओ, वी मैक्स होता है ओमेगा इनटू दिस, अब आपको ओमेगा चाहिए, वो 2πf है, एफ कहां से निकालोगे, v बाय लैम्डा, इन दो को डिवाइड कर दो बेटा, आंसर मिल जाएगा। एंड द मोमेंट आप ऐसा करोगे आपको मिलेगा 0.44 मीटर पर सेकंड, यूनिट्स का ख्याल रखना। नेक्स्ट, साउंड सोर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी 512 इज प्रोड्यूसिंग 6 बीट्स पर सेकंड विद अ गिटार। ठीक है, 512 किसी चीज की फ्रीक्वेंसी है, गिटार के साथ मिलके आपने सुने 6 बीट्स पर सेकंड। तो बेटा यह भी हो सकता है कि 512 गिटार से ज्यादा हो, या तो गिटार की ज्यादा हो 512 से। हमेशा आप सुन रहे हैं 6 बीट्स पर सेकंड, दो इक्वेशंस बन गई। अब बेटा कंडीशन क्या है, इफ द स्ट्रिंग ऑफ द गिटार इज स्ट्रेचड, खींचा तो टेंशन बढ़ा, टेंशन से गिटार की फ्रीक्वेंसी बढ़ी। इस क्वेश्चन में वो कंफ्यूजन एंड कियोस नहीं है, किसकी वो वहां पे जो है वो हुआ था फाइलिंग, वो नहीं। तो यहां पे तो बिल्कुल क्लियर है, गिटार का क्या हो रहा है, गिटार की स्ट्रिंग खींची जा रही है, तो गिटार की फ्रीक्वेंसी बढ़ाई जा रही है। क्या हो रहा है, डिक्रीजेस, आपके जो नंबर ऑफ बीट्स है वो कम हो रहे हैं। जरा मुझे एक चीज बताओ, अगर मैं यहां पे इसका वैल्यू बढ़ाता हूं, ये कम होगा या ज्यादा, सर ज्यादा हो जाएगा, तो ये इक्वेशन गलत है। हां, अगर इसको मैं बढ़ाता हूं इस इक्वेशन में, डेफिनेटली ये कम होगा। एफ जी इधर लाओ, 512 माइनस 6 506, सो 506 ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। मूव ऑन टू नेक्स्ट। A transverse wave is traveling along a string from left to right. The figure shows the shape of the curve. ठीक है, देख बेटा ट्रांसवर्स वेव है जो राइट की तरफ जा रही है, यहां पे बहुत सारे पॉइंट्स बना के, एट दिस इंस्टेंट among the following choose the wrong statement. इनमें से बताना है, इनमें से कौन सा, choose the wrong statement कौन सा है। देख बेटा यहां पे वेलोसिटी के बारे में बता के कौन ऊपर जा रहा है, कौन नीचे जा रहा है, वगैरह वगैरह वगैरह। मैं आपको एक चीज बताऊं, मैं इसको जो है मैं हर एक जगह पे आपको बताऊंगा कौन सा पार्टिकल कहां जाना है, देन यू विल डिसाइड योरसेल्फ व्हाट वाज करेक्ट व्हाट वाज नॉट। देख बेटा पार्टिकल की वेलोसिटी, जैसे इस पार्टिकल बी की इस पर्टिकुलर टाइम पे जब ये वेव फॉर्म का स्क्रीनशॉट लिया गया, फोटोग्राफ लिया गया, उस टाइम पे बी कहां जा रहा है, ये पार्टिकल कहां जा रहा है। देख पार्टिकल की वेलोसिटी होती है नेगेटिव टाइम्स ऑफ वेव वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय स्लोप। अब बड़ा ध्यान से सुन,
वेव वेलोसिटी तो पॉजिटिव है, माइनस अलग से है, फॉर्मूला का वेलोसिटी पॉजिटिव है। अब सब कुछ कौन डिसाइड करेगा? स्लोप। जरा बता इस जगह स्लोप क्या है? सर पॉजिटिव है। अगर यहां पे पॉजिटिव है तो बता प्लस इंटू माइनस तो माइनस, मतलब ये वाला पार्टिकल बी वाला नीचे जा रहा है। सर सी की वेलोसिटी बता दो बेटा, ये इसका स्लोप 0 है तो 0। सर डी का बता दो, स्लोप नेगेटिव है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब डी वाला पार्टिकल ऊपर जा रहा है तो डी वाला पार्टिकल ऊपर जा रहा है। ई पे स्लोप है नेगेटिव तो ई वाला पार्टिकल भी ऊपर जा रहा है। सर एफ पे बता दो बेटा, एफ वाला पार्टिकल भी ऊपर जा रहा है। सर जी की बता दो बेटा, वेलोसिटी 0 है। सर एच की बता दो, एच पे स्लोप है पॉजिटिव, याद रख एच पे जो स्लोप है दैट इज पॉजिटिव, दैट इज पॉजिटिव। अगर इस पे स्लोप है पॉजिटिव तो बेटा इसकी वेलोसिटी क्या है? नेगेटिव, मतलब ये नीचे जा रहा है। मैंने हर एक पॉइंट की आपको पार्टिकल की वेलोसिटी बताई। अब आप अकॉर्डिंगली डिसाइड करो विच अमंग द फॉलोइंग ऑप्शंस इज रॉन्ग और राइट। डी ई एफ हैव अपवर्ड वेलोसिटी, डी ई एफ है अपवर्ड, ये बिल्कुल सही है, लेकिन हमें सही के साथ नहीं जाना, हमें बताना गलत कौन सा है, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं बनेगा। हाँ जी, पॉइंट ए बी एच, ए बी और एच, ए, अच्छा ए बी बताना, ए पे भी स्लोप बेटा नेगेटिव है, ए पे जो स्लोप है सॉरी पॉजिटिव तो बेटा वेलोसिटी नेगेटिव है। ए बी और एच नीचे जा रहा है, इसने क्या बोला बेटा, ए बी एच हैव डाउनवर्ड वेलोसिटी, ये बिल्कुल सही है, लेकिन ये हमारा आंसर नहीं है बेटा, क्योंकि ये बड़ा गलत कौन सा, ये भी गलत हो गया। सी एंड जी हैव जीरो वेलोसिटी, 0 एंड 0 बिल्कुल सही है, लेकिन ये भी हमारा आंसर नहीं है। पॉइंट ए ई हैव मिनिमम वेलोसिटी, ए और ई की मिनिमम है ना बेटा, मैक्सिमम है। क्यों है मैक्सिमम? यहां पे स्लोप मैक्सिमम है बेटा, इसलिए वेलोसिटी भी मैक्सिमम होगी। ए और ए, तो ये गलत है, तो गलत ही हमारा सही हो गया, ये हमारा करेक्ट हो गया। चलो, an open organ pipe is suddenly closed at one end with the result that the frequency of third harmonic, एक सेकंड, ये ओपन था, ठीक है, लेंथ मान लो L, आपने अचानक से बंद कर दिया, बना दी क्लोज्ड, लेंथ अब भी L है, suddenly closed at one end such that the frequency of third harmonic of closed, थर्ड हार्मोनिक ऑफ क्लोज्ड क्या होता है? फर्स्ट हार्मोनिक होता है 1, हाँ फर्स्ट हार्मोनिक, सेकंड हार्मोनिक होता नहीं, थर्ड हार्मोनिक होता है 3, मतलब 3v/4l, ये जो बनेगा बेटा थर्ड हार्मोनिक ऑफ क्लोज्ड। सच दैट क्या बोल रहा है, देखो देखो, सच दैट द फ्रीक्वेंसी ऑफ थर्ड हार्मोनिक ऑफ क्लोज्ड, ये अच्छा इज फाउंड टू बी हायर बाय 100 हर्ट्ज देन द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ, जरा इसकी फंडामेंटल क्या होती है? सर v/2l होती है। कहता है क्लोज्ड की थर्ड हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी इससे ज्यादा है 100 से, इसका मतलब सीधे सीधे 3v/4l माइनस v/2l, इसकी फ्रीक्वेंसी इससे ज्यादा है, दिस माइनस दिस। सर कितनी ज्यादा है? खुद ही कह रहा है 100 हर्ट्ज। अच्छा, द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ द ओपन ऑर्गन विल बी, आपको बतानी है फंडामेंटल, बेटा यहां से v/l का वैल्यू निकाल और फंडामेंटल यहां पे डाल, v/l का वैल्यू वही आएगा फंडामेंटल का आंसर। वंस यू विल डू दिस यू विल कम टू 200, जीरो लेवल क्वेश्चन है। देख v/l कॉमन निकाल, 3/4 माइनस 1/2 सॉल्व करके उधर ले जा, v/l का आंसर इधर डाल और 200 मिलेगा हर्ट्ज, ऑप्शन नंबर ए। Two waves are propagating to the point P along the straight line produced by two sources A and B, simple harmonic and equal frequencies. अच्छा, simple harmonic and of equal frequency. The amplitude of each wave is 8. अच्छा, and the phase of A is ahead by pi/3 that of B and the distance AP is greater. ओ हो, बहुत मसला है। दो सोर्सेस समझो कोहेरेंट है, ये B वाला है, ये A वाला है, यहां से वेव निकली, यहां से वेव निकली, पहुंचे बेटा P पे, ये वेव का एम्पलीट्यूड A, इसका भी A, और यहां से जो A से वेव निकली वो इससे ज्यादा फेज में है, वो इससे आगे है फेज में, कितना आगे है? A B से आगे, वो फेज है बेटा pi/3। न सिर्फ इतना कि इसका फेज इससे ज्यादा है, बल्कि एपी वाली लेंथ जो है बेटा, यानी इस वेव ने जो डिस्टेंस ट्रेवल करी वो बीपी वाली लेंथ से ज्यादा है, मतलब इस वेव ने एडिशनल डिस्टेंस भी निकाली है, वो एडिशनल डिस्टेंस इससे ज्यादा कितनी है? 50 सेंटीमीटर, मतलब इन दो के बीच में पावर डिफरेंस इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर, आप कहो 0.5 मीटर्स। सही है। अब क्या कह रहा है? रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड एट पी बताओ। देख बेटा यहां पे दो गड़बड़ है, समझाता हूं। एक तो अलग से इनमें फेज डिफरेंस है pi/3, ऊपर से ये वाली वेव उससे आगे इतना, अगर इतना आगे है तो मुझे मेरे रामदीन ये बता
फिर इन दो में पाथ डिफरेंस की वजह से भी तो फेज डिफरेंस आएगी। वो कितनी आएगी? वो एडिशनल फेज डिफरेंस। तो डेल फाई इज इक्वल 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल एक्स। बता बेटा लैम्डा कितना है? वेव लेंथ मुझे दिखा 1 मीटर है, तो बेटा यहां पे 1 यूज कर। सो 2 पाई डिवाइडेड बाय लैम्डा वो 1 है। डेल एक्स बता 0.5, तो यहां पे 0.5 के बदले 5/10 लिख, तो बेटा बन जाएगा 5/10। 2 1 जा 2 5 जा 5 कैंसल पाई, गलत तो नहीं किया? 5 डिवाइड बाय 10, 5 1 जा 5 2 जा, ठीक है, और 2 2 कैंसल पाई, पार्ट फेज डिफरेंस। अब मुझे बताओ इस वेव का ये आगे है इससे फेज में कितना? पाई, लेकिन ऑलरेडी ये फेज में आगे था पाई/3, तो टोटल फेज में कितना आगे हुआ? पाई प्लस पाई/3। सो द टोटल फेज ये वाली वेव का उससे आगे जो है वो पाई प्लस पाई/3 है, वो बन जाएगा बेटा 4 पाई/3। इतना है बेटा ये फेज में आगे कितना? 4 पाई/3। अब बता बेटा यहां पे रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकालें की इंटेंसिटी, देन द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। जरा मुझे एक चीज बताओ, दोनों का एम्पलीट्यूड ए है, जरा रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कैसे आएगा? ए आर स्क्वायर इज इक्वल A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर, क्योंकि एम्पलीट्यूड बराबर है, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2AB होता आएगा ए स्क्वायर ही 2A स्क्वायर कॉस ऑफ फेज डिफरेंस क्या निकला था? 4 पाई/3। 4 पाई/3 यह है बेटा कॉस ऑफ 4 पाई/3। आई थिंक इट इज 4 पाई/3 या आएगा -1/2। कैसे आएगा वो भी बताऊंगा, आप टेंशन मत लो। ये 120 के उसके हिसाब से आएगा, अब टेंशन मत लो, मैं बताऊंगा कैसे। ए स्क्वायर -1/2 अगर करूं 2 2 कटेगा, और ये ए स्क्वायर कैंसिल, यहां पे आया ए स्क्वायर, उसका रूट चढ़ेगा तो रिजल्टेंट आएगा ए। फिलहाल आंसर मिला। अब आप बोलोगे सर कॉस ऑफ 4 पाई/3 -1/2 कैसे होता है? कॉस ऑफ 4 पाई/3 -1/2 के बराबर कैसे? आइए बेटा देखते हैं कैसे। जरा बताओ पाई/3 कितना होता है? 60। 4 इंटू 60 कितना होता है? 240, और 240 का तो -1/2 ही होता है, और क्या होता है? चलो याद कर बेटा, ये आएगा ए, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। Two waves are passing in a same direction. The equations of the wave is this and this. Then the amplitude of the resultant wave is x0 is equal to this. देख बेटा दो waves हैं ये और ये, आपको बताना है रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड के लिए आपको चाहिए फेज डिफरेंस। अब जहां तक मैं देख पा रहा हूं इसका फेज है इतना, इसका फेज है ये इतना। अगर देखोगे 2 पाई बाय लैम्डा वीटी माइनस एक्स, 2 पाई बाय लैम्डा वीटी माइनस एक्स, इतना तो दोनों में सेम है, तो फेज डिफरेंस जो बचेगा वो तो x0 बचेगा। सो द फेज डिफरेंस इज x0, और x0 कितना देकर है? 0 नहीं है, x0 कितना देकर है? λ/2। लेकिन ये x0 तो हमें उल्टा पड़ गया, ये आ गया पावर डिफरेंस के फॉर्म में। इसका बनाओ फेज डिफरेंस, वो आएगा 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल एक्स, वो आएगा λ/2, 2 2 कटा, लैम्डा कटा, ये तो पाई आया। अब आ गया बेटा पाई। अब निकालो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। रिजल्टेंट इसका है ए, इसका है बी, और बेटा पाई है। पाई होता है बेटा कितना? कॉस ऑफ पाई होता है -1, और वो बन जाएगा फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, वो बनेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट कटेगा a माइनस बी, मतलब इसका आंसर हुआ a माइनस बी। ये इसका बन गया रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, और ऑप्शन नंबर 1। चल बेटा नेक्स्ट पे। In a scattering wave during reflection from fixed boundary, the reflected wave is inverted. ये कितनी बार आपको पढ़ा है, बिल्कुल सही है। जब फिक्स्ड बाउंड्री, इसको हम रिफ्लेक्शन एट डेंसर भी कहते हैं, तो अगर यहां से क्रस्ट जा रहा होता है, अगर फिक्स्ड बाउंड्री है और यहां से क्रस्ट जा रहा है, वहां से ट्रफ होकर आ जाएगा। वजह बेटा यहां पे ये वेव इस वाले पार्टिकल को कहां खींचेगी? ये इसको भी बोलेगी ऊपर उठने के लिए, बट ये इसको ऊपर नहीं उठने देगा क्योंकि फिक्स्ड बाउंड्री है। उल्टा रिएक्शन की वजह से ये नीचे चला जाएगा। सो ये सही है कि फिक्स्ड बाउंड्री पे इन्वर्जन होता है। द फोर्स ऑन स्ट्रिंग बाय द क्लैंप इज डाउनवर्ड्स। अरे यही तो बोल रहा था कि जब ये वेव यहां पहुंचेगी, जो क्लैंप है, क्लैंप इसको बोलते हैं जहां पे बंदी है, वो उल्टा रिएक्शन लगाती है, इसीलिए ऐसा होता है। दोनों सही है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, बोथ आर करेक्ट। द इंटरफ्रेंस पैटर्न इज ऑब्टेन्ड विद टू कोहेरेंट सोर्स, द रेशियो इज n। अच्छा, दो वेव्स है और उनकी इंटेंसिटी का रेशियो I1/I2 n है बेटा, ठीक है। इन द रेशियो ऑफ I max minus I min, I max plus I min
2√n डिवाइड बाई n प्लस 1। इसको हम फ्रिंज विजिबिलिटी कहते हैं, पढ़ाया होगा मैंने। और मैं क्या लिखवाता हूं यहां, ये जो आप देख रहे हो ना, ये मैंने n नहीं लिखा, मैंने लिखा है नीटा। मैंने क्वेश्चन में करवाया, यही क्वेश्चन करवाया आपको बेटा, दैट अगर I1 बाई I2 नीटा है, I max माइनस I min डिवाइडेड बाई I max प्लस I min, सॉल्व करके एक लंबी सी दास्तान होती है और ये आ जाता है 2 रूट नीटा डिवाइडेड बाई नीटा प्लस 1। ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है जो आपको याद है। अब नीटा इसने नहीं बोला, इसने n बोला, तो n लिख दो, क्या दिक्कत है? ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। The second overtone of an organ, open organ pipe। जरा सेकंड ओवरटोन क्या होता है? फ्रीक्वेंसी फर्स्ट वी, सेकंड वी, थर्ड वी, क्योंकि इसमें सब होते हैं बेटा। इसको बोलेंगे फर्स्ट ओवरटोन, इसको बोलेंगे फर्स्ट ओवरटोन और इसको बोलेंगे सेकंड ओवरटोन। बन गया 3v/2l। अच्छा, the second overtone of open organ pipe has same frequency as the first overtone of closed organ। first overtone of closed क्या होता है? 3v/4l। तो ये बराबर है 3v/4l के। अच्छा, द लेंथ ऑफ द ओपन ऑर्गन पाइप विल बी, क्लोज्ड की L देकर है, ओपन की देकर नहीं है, लेंथ ओपन की देकर नहीं है, बस फ्रीक्वेंसी बेटा ये इसके बराबर है। मैंने क्या लिख दिया है? ओहो, NV/2L, हाँ सही तो है, ओपन ऑर्गन की ये है बेटा, और क्लोज्ड की 3, हाँ ये सही है। ओपन की ये लेंथ, ओह क्या हो रहा है, ओपन की लेंथ निकाल ली, ये देख किस्मत। चलो 3v/2l, ये किसकी है बेटा? ये है बेटा सेकंड ओवरटोन ऑफ ओपन ऑर्गन पाइप। फिर से पढ़ूं, सेकंड ओवरटोन ऑफ ओपन ऑर्गन पाइप हुआ 3v/2l नॉट। और बेटा क्लोज्ड का क्या हुआ? क्लोज्ड का कौन सा? फर्स्ट ओवरटोन। फर्स्ट ओवरटोन उसका बेटा 3v/4l है, 3 उसकी लेंथ देकर ओपन की निकालनी बेटा। बेटा 3 और 3 कैंसिल हो गया, 2 जाएगा ऊपर, 2 1 सा 2 2 सा 4, तो बेटा ये बनेगा 2v/l, 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 2v/l। तो l नॉट तो निकालना है, 2v/l द लेंथ ऑफ द ओपन ऑर्गन। अच्छा vv भी कटेगा, ओ हो vv कटेगा, तो l नॉट आपको चाहिए, ओपन का चाहिए, द लेंथ ऑफ द ओपन। l नॉट ऊपर गया, 4l ऊपर गया, 2 2 कटा 2l, सो l नॉट इज इक्वल 2l, विच इज ऑप्शन नंबर 4। हाँ जी, when two sound waves have phase with a phase difference of π/2 and each having amplitude a and frequency omega are superimposed। phase difference कितना है? π/2। फेज डिफरेंस π/2, दोनों का एम्पलीट्यूड बराबर, सब कुछ बराबर। देन द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड जरा बताओ मैक्सिमम एम्पलीट्यूड क्या निकलेगा इस टाइम? मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ए मैक्स क्या होता है? दैट्स इक्वल टू, अगर फेज डिफरेंस है π/2, कॉस ऑफ π/2 कितना आएगा सर? 0 आएगा, तो बचेगा रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर, मगर दोनों का एम्पलीट्यूड बराबर है, तो बनेगा रूट ऑफ √2a स्क्वायर, √2a बनेगा वो, तो a मैक्स बनेगा √2a। कुछ आ रहा है समझ कैसे? रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos del phi, del phi है बेटा 90, वो बेटा सारा क्लियर हुआ। रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर, तो बना रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर, लेकिन दोनों a और a है, तो बनेगा रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, a स्क्वायर 2a स्क्वायर, रूट दो अलग अलग से, √2 a स्क्वायर बाहर निकला a बन के √2a, तो √2a है बेटा a मैक्स, इसमें कोई शक नहीं है, √2a। अब फ्रीक्वेंसी बेटा, फ्रीक्वेंसी जो इंडिविजुअल की होगी वही रिजल्टेंट की भी फ्रीक्वेंसी होगी। सो ऑप्शन नंबर 4, फ्रीक्वेंसी ऐड नहीं होती बेटा, फ्रीक्वेंसी रिमेन सेम। When two simple harmonic motion of same period, same amplitude, having phase difference this and right angles to each other superimpose, the resultant is a circle। पहले मैं बता दूं, ये सर्कल हमारे इसमें सिलेबस में नहीं आता है, इट इज अंडर लिसाजोस फिगर्स, इनको हम बोलते हैं बेटा। तो इनका मैं आपको बोनस दिला देता हूं, ये 2 SHMs है, इनको हम बोलते हैं SHMs, नॉर्मल SHMs, यानी एक SHM x एक्सिस पे हो रहा है, एक y पे हो रहा है, फेज डिफरेंस 3π/2 है। आपको बताना है इन दोनों SHMs का कंबाइनर जो है बेटा, पाथ कैसा होगा उस पार्टिकल का। बेटा इस केस में जब 2 SHMs होते हैं परपेंडिकुलर टू ईच अदर, और इस फेज डिफरेंस पे पाथ जो बनता है वो सर्कल ही बनता है, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 है। बट इसके मैं आपको बोनस दिलाऊंगा क्योंकि ये लिसाजोस फिगर्स का है, जो कि हमारा सिलेबस नहीं है। चलिए बेटा, होप कि आज की इंटरेक्शन आपके लिए फायदेमंद हो। थैंक्स सो मच।